स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन की हेवनली ड्रैगन सोल को दिखाया जाता है, जो कि अपने मुंह में बेहद ही ज्यादा खतरनाक डार्क पावर्स को कंडेंस कर रही होती है। और फिर अगले ही पल वो अटैक चार्ज होते ही ज़ूफेन अपने उस हेवन ड्रैगन सोल नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच अटैक के साथ में यानमो के ऊपर एक बेहद ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जो कि सीधे यानमो की ओर ही भयानक तरीके से आ रहा होता है। और यानमो उसके सामने एक छोटे से चूहे की तरह लग रहा होता है, जबकि उस अटैक की खतरनाक पावर्स को देख करके यानमो की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है उस अटैक का इम्पैक्ट। सबसे पहले तो वो अटैक एक बीम की तरह उस पहाड़ की चोटी में एक बड़ा सा होल कर देता है। फिर साथ ही उस अटैक की इम्पैक्ट पावर उस छेद के चारों ओर फैलने लगती है, और वहाँ पे उस गुफा में एक बेहद ही बड़ा छेद हो जाता है, जबकि उस बड़े से छेद के सामने यानमो एकदम ठीक खड़ा होता है। मगर उस भयानक पावर को देखने के बाद में यानमो की तो फट के चार हो गई होती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं, और वो घबराते हुए उस छेद की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि लकीली मैं काफी ज्यादा फास्ट हूँ, वरना तो अगर मैं इस लड़के के इस अटैक को हेड ऑन लेता तो मुझे लगता है कि अब तक तो मैं मारा जा चुका होता। और मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इतना ज्यादा रूथलेस होगा। सचमुच ये बिल्कुल सही कह रहा था। भले ही मेरी स्टेज की पावर गैप इससे काफी ज्यादा है, मगर इसके पास जो भयानक पावर्स हैं उनके सामने मेरा कोई मुकाबला नहीं है, और मेरे पास यहाँ से अपनी जान बचा करके भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये सब सोचने के बाद फिर यानमो जल्दी से अपनी जान बचा करके वहाँ से बड़ी तेजी से भागने लगता है, मगर आखिर ज़ूफेन से इतनी आसानी से बचकर भागना कहाँ पॉसिबल है। ज़ूफेन जैसे ही यानमो को वहाँ से भागते हुए देखता है, वो अपनी डिवाइन आईज ऑफ द वॉइड की सेकंड स्टेज को एक्टिवेट करता है, जैसे कि ज़ूफेन की आंखों में से दो गोल्डन कलर की बीम खतरनाक स्पीड के साथ में यानमो के पीछे आने लगती है, जिन्हें की अपने पीछे आते हुए देख यानमो भी उसने सेंस कर लेता है और उन बीम्स को डॉच करने की कोशिश करता है, मगर उन बीम्स की रफ्तार भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है, और वो सीधा यानमो के हाथ में छेद करते हुए पार निकल जाती है, जैसे कि वहाँ पे यानमो को एक जोरदार भयानक दर्द होने लगता है। दर्द के मारे जोरों से चीखने चिल्लाने लगता है, मगर अगले ही पल उसको एक और जोरदार सरप्राइज देते हुए ज़ूफेन की हेवनली ड्रैगन की पूंछ उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके सामने आती है। तभी उस अटैक को देखने के बाद यानमो भी उस अटैक को रोकने के लिए जल्दी से उसके सामने अपनी यिन यान की उन रिंग्स को ले आता है, मगर फिर भी यानमो को ज़ूफेन के उस अटैक को रोकने में बेहद ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके मुश्किलों से ही उसे रोक पा रहा होता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल इज दिस, आखिर ये क्या चीज है, इसकी सोल पावर इतनी ज्यादा ह्यूज और खतरनाक कैसे हो सकती है। यानमो ये सब सोच रहा होता है, जबकि दूसरी यानमो की वो यिन यान रिंग्स भी ज़ूफेन के उस हेवनली ड्रैगन की पूंछ को रोकने में नाकामयाब होने लगती हैं। धीरे धीरे उन रिंग्स में क्रैक आने लगता है, और फिर बूम, यानमो की रिंग्स वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, और हेवनली ड्रैगन की पूंछ का अटैक सीधा यानमो में जाकर के लगता है, जिससे कि हिट होने के बाद यानमो काफी ज्यादा दूर उड़ता हुआ जा रहा होता है, और सीधा उस केव की एंड की दीवार से जाकर के टकराता है। अब क्योंकि यानमो ने ज़ूफेन को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, तो अब आखिर इतनी आसानी से यानमो की कहां पीछे छूटने वाला था। ज़ूफेन अपने हाथ से फिर से यानमो की ओर अटैक करने का इशारा करता है, और फिर तभी फिर से यानमो के ऊपर ज़ूफेन के हेवनली ड्रैगन की टेल का अटैक होता है, जिससे कि हिट होकर के यानमो और भी ज्यादा घायल हो जाता है, और फिर दे पूछ लगे तेरी ज़ूफेन यानमो के ऊपर अटैक्स पे अटैक्स मारे जाता है, और फिर एक फाइनल ब्लो के साथ में ज़ूफेन एक जोरदार अटैक करता है, जिसके की पावर इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि उस पहाड़ की पूरी चोटी ही दो हिस्सों में बट जाती है। और तब फिर हमें यानमो की ओर भी दिखाया जाता है, जिसकी हालत तो भाई पूरी तरीके से अधमरी हो चुकी होती है, और अब पता नहीं मर गया है कि जिंदा है। यानमो की इतनी ज्यादा बुरी हालत और ज़ूफेन की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स को देखने के बाद न सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है, बल्कि वेनेबल यान और वेनेबल गुई का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़ूफेन के पास में इतनी ज्यादा भयानक पावर्स होंगी। तो इसी के साथ में हमें उस पहाड़ की ओर दिखाया जाता है कि ऊपर की चोटी तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होकर के नीचे बिखर गई होती है, और उस गुफा का तो कोई नामो निशान नहीं रह जाता, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ खुला आसमान रह जाता है। तो ये सब कुछ देख तो क्विलिंग भी कहता है कि क्या यही है स्टीवर्ट ज़ू की ट्रू पावर्स। तो तब यानमो भी कहता है कि ये पावर सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल और अजीब नहीं है, बल्कि ये तो बिल्कुल गॉड लाइक पावर्स है। तभी हमें ज़ूफेन की ओर दिखाया जाता है, जो कि यानमो की हालत पतली करने के बाद में अपनी सेटिंग यानी सिस्टर चूचू को बड़े ही प्यार से उठाता है, और उन्हें एक बैठने की जगह पर बड़े ही प्यार से बैठा करके अपनी अशुरा ब्लू फ्लेम्स का यूज करते हुए किचन की बॉडी के अंदर से यानमो की सील को हटाने की कोशिश करने लगता है। और फिर कुछ देर उस सील को हटाने के बाद में ज़ूफेन कहता है कि उस बच्चे की सील सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसके साथ पूरी तरीके से डील करने में थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए इस चीज में तो कोई शक ही नहीं है कि वो बंदा सुपीरियर 3 सेक्टों में से आता है। तब इधर ज़ूफेन की बात सुनने के बाद में सिस्टर चूचू भी भाई एक
कातिलाना स्माइल देते हुए कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सच कहा। तो जूफेन सिस्टर चूचू की सील हटाने के बाद में किंग चैन से कहता है कि बाकी के लोग भी सील्ड हैं और मुझे उन लोगों की भी मदद करनी होगी। तो कहते ही जूफेन उठ रहा होता है कि तभी किंग चैन को अचानक से थोड़ा दर्द होता है। ये देख जूफेन भी उसके और पास आ जाता है और कहता है कि ओ तुम्हारे तो एंकल पर एक घाव है, मैं तो ऑलमोस्ट इस बारे में भूल ही गया था। तो कहते ही जूफेन सिस्टर चूचू के उस घाव को अपनी पावर का यूज करते हुए हील कर देता है और किंग चैन कहता है कि दूसरों को बचाने के बारे में सोचने से पहले तुमको पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। तो सिस्टर चूचू भी जूफेन से कहती हैं कि हाँ मैं ये जानती हूँ और अब मैं फिर से तुम्हें अपने लिए इतनी ज्यादा चिंतित नहीं करूंगी। तो जूफेन कहता है कि नहीं ये बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ। तो सिस्टर चूचू कहती हैं कि तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो अपने उस रास्ते पर चल सकते हो और मैं भी जरूर उस ब्रिज को क्रॉस कर लूंगी। हम दोनों के ही पास अपने अपने खुद के रास्ते हैं जो कि कभी कभी इस तरीके से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जब सिस्टर चूचू और जूफेन इसी तरीके से एक दूसरे से बात करते जा रहे होते हैं तभी दूसरी ओर उन दोनों को इस तरीके से देखने के बाद में वेनेवलियान जूफेन से कहते हैं कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा घाव है जो कि सिर्फ एक हीलिंग पिल देने से आसानी से ठीक हो जाएगा, जबकि उसकी जगह पर यहाँ पर हम सभी लोगों की कल्टीवेशन पूरी तरीके से सील्ड है। यहाँ तक कि हम लोग तो यहाँ पे हिल भी नहीं सकते, इसलिए तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे आकर के हमारी मदद करनी चाहिए। तो बाकी के सभी लोग भी कहते हैं कि हाँ मास्टर बिल्कुल सही, और अगर हमने जल्दी से मूव करना शुरू नहीं किया तो फिर हमें तो फिर से चलने का तो चांस ही नहीं मिलेगा। इन सब की ये सारी बातें सुनने के बाद इधर जूफेन भी काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उनसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, साला ढंग से प्यार भी नहीं करने देते। इधर फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जूफेन ने अपने सभी लोग और अपने वेंडेबल्स साथ ही मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सभी एल्डर्स और वेंडेबल्स और लोगों को अनसील्ड कर दिया होता है। इसके बाद हमें जूफेन की ओर दिखाया जाता है जो कि फेरी सुई को अनसील्ड कर देता है और ये देख करके फेरी सुई भी खुश होते हुए जूफेन से कहते हैं कि हाँ अब मैं मूव कर सकती हूँ। जबकि तभी उनके पीछे खड़े उनके एल्डर जूफेन को देख अपने मन में कहते हैं मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट से एक इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आएगा। ऑफ डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमें इस मॉन्स्टर को फेस करना होगा। इतना सब कुछ सोचने के बाद में फिर एल्डर जूफेन से पूछते हैं हे बाय द वे आखिर वो यानमो कहाँ है। उनकी बात सुन जूफेन कहता है कि मेरा ये अनुमान है कि वो 10 मील दूर इस सब के मलबे में गिरा मिलेगा। मेरे हमलों ने पहाड़ और बाकी की सभी चीजों के साथ में उसे भी वहीं फेंक दिया। जूफेन की बात सुनने के बाद में वो एल्डर अपने डिसाइबल्स से कहते हैं कि अब जल्दी से जाओ और उस यानमो को यहाँ पे वापस लेकर के आओ, क्योंकि अगर वो यहाँ से भाग जाता है तो फिर लौटने के बाद वो हमसे इस तरीके से बदला लेगा जैसे कि हम बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो अपने एल्डर की ये बात सुनने के बाद में वो लोग जल्दी से यानमो की तलाश में वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो सभी डिसाइपल्स वापस आते हुए अपने एल्डर से कहते हैं कि एल्डर बहुत ज्यादा बुरा हुआ। लोग वहाँ पर उस जगह पे गए और हमने चारों ओर देखा मगर उसका वहाँ पर कोई साइन नहीं मिला, वो जा चुका है। तो ये सुनकर के तो वर्ल्डर बेहद ही वेनेवलियान को दिखाया जाता है जो कि दूर से ही जूफेन को सिस्टर चूचू के घाव को हील करते हुए देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा घाव है कि एक मामूली सी हीलिंग पिल से भी ठीक हो जाएगा, जबकि उसकी जगह पर यहाँ पे हमें देखो हमारी कल्टीवेशन पूरी तरीके से सील्ड है, तो इसलिए पहले यहाँ आओ और हमारी मदद करो। तो तभी जूफेन के बाकी के लोग भी कहते हैं कि हाँ मास्टर, अगर हम लोगों ने अभी कभी जल्दी से चलना स्टार्ट नहीं किया तो हमारे पास आगे चलने का कोई चांस ही नहीं रह जाएगा। उन सबको इस तरीके से इंटरफेयर करता हुआ देख करके जूफेन भी चिढ़ते हुए उनसे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। अभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि जूफेन उन सभी लोगों की सील्ड कल्टीवेशन को अनसील करने के लिए आ गया होता है। इसके बाद वेनेवलियान जूफेन से कहते हैं तुम सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की परवाह करते हो और आओ जरा देखो तो जरा, हम लोग यहाँ पर अपनी सील्ड कल्टीवेशन के साथ में फंसे हुए हैं जबकि तुम यहाँ पर एक हीरो बने घूम रहे हो, वो भी बिना इस चीज की परवाह किए कि आखिर हम लोगों के साथ क्या होगा। तो बताओ अब आखिर हम लोग तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं और अब आखिर तुम आगे से हमें अपने ऊपर विश्वास कैसे दिलाओगे। जूफेन भी मुंह टेढ़ा करते हुए कहता है कि आखिर आप इस तरीके से कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तो मैं आपको ऑलरेडी बचा चुका हूँ। तो ये सुनकर तो वेनेवलियान एकदम सीरियस तरीके से जूफेन को घूरते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या सिर्फ इस सब से ही सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन फिर वो साथ ही जूफेन के गले में खुश होकर के हाथ डालते हुए कहते हैं कि तुमने ये सब गड़बड़ियां करके हम सब लोगों के ऊपर मुसीबत डाल रखी है और अब हम सभी लोग डर से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये यूथ्स, ये युवा इतने ज्यादा डर चुके हैं कि ये लोग आज रात तो सो भी नहीं पाएंगे। तो बताओ क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जूफेन उन्हें साइड में करते हुए कहता है प्लीज एक एल्डर के तौर पर आप हमारे साथ डबल ड्रैगन गैदरिंग में आए हैं, तो आपको इस तरीके से बच्चों को डराना नहीं चाहिए। फिर साथ ही जूफेन अपने मन में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इस तरीके से मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसमें इतनी आसानी से फंस जाऊंगा। जबकि जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद में वेनेवलियान भी अपने मन में कहते हैं कि ये बच्चा सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर वेनेवलियान जूफेन से आगे कहते हैं बच्चे एक
लीडर को अपने फेलो डिसाइपल्स को धोखा नहीं देना चाहिए और इस तरीके से तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो ज़ुफेन कहता है कि आखिर मैंने कब परेशानी खड़ी करी। तो वेनेवलियान चिल्लाते हुए कहते हैं अच्छा तो फिर आखिर तुम उस यानमो के बारे में क्या कहोगे। यानमो की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ में थी, ना कि हमारे साथ में थी, तो फिर आखिर तुम उसमें क्यों घुस पड़े। तो ज़ुफेन उनसे कहता है कि आखिर आपको किस बात के ऊपर इतना ज्यादा यकीन है। ये चीज बिल्कुल भी हम लोगों से जुड़ी हुई नहीं थी। हेलियन फ्लेम सेक्ट भी डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन होने वाला है। नहीं तो क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि आखिर आपका एनिमी, आपका दुश्मन आखिर वाकई में कैसा है और अपने आप खुद से इस चीज की पुष्टि नहीं करना चाहते। तो इस मास्टर को यूज करते हुए तो हम लोग अपने दुश्मन के बारे में और भी ज्यादा अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो क्या ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो ज़ुफेन की बात सुनने के बाद वेनेवलियान भी हैरान होते हुए कहते हैं कि मगर लेकिन वो सुपीरियर 3 सेक्ट है। ज़ुफेन उनसे कहता है कि इससे भी अधिक कारण ये है कि मुझसे ये मत कहना कि जब तुम उनके डिसाइपल्स से लड़े थे तो तब तुम उनके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे, उसकी कल्टीवेशंस के बारे में, उसकी स्किल्स के बारे में और बाकी सब कुछ भी। और अगर ऐसा है तो आखिर मुझे जानकारी लेने के लिए इतनी मुसीबत क्यों उठानी पड़ी। और आप लोगों को इस समय मेरे साथ तर्क वितर्क करने की जगह पर डिसाइपल्स की उपेक्षा करने के लिए शर्म महसूस करनी चाहिए। और जबकि यहाँ पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मगर क्या आप सच में ऐसा करने के योग्य है भी? क्योंकि आपको मुझसे सवाल करने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। ज़ुफेन के इतने करारे जवाबों को सुनकर के तो वेनेवलियान की तो एकदम बोलती बंद हो जाती है। तब वेनेवल को कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि इसमें हमारी गलती है। तो वेनेवलियान कहते हैं कि रुको जरा, वो लोग सुपीरियर 3 सेक्ट है और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आखिर हमें उनके ऊपर क्यों नजर रखनी चाहिए। क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ मिडिल 3 सेक्टों के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि उनमें से सबसे कमजोर सेक्ट को निशाना बनाया जा सके और उसकी जगह हथियाई जा सके। वेनेवलियान की ये वाली बात सुनकर के ज़ुफेन उनसे कहता है कि कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। तुम लोग तो इतना छोटा सोच रहे हो जिसमें से तुम सिर्फ और सिर्फ मिडिल 3 सेक्टरों में से एक होकर के ही खुश हो। ज़ुफेन की ये बात सुनकर के तो वेनेवलियान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब। तो ज़ुफेन स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, जब मैं कुछ करता हूँ तो मैं उसे पूरी तरीके से करता हूँ। मैं ज़ुफेन उन सुपीरियर 3 सेक्टों को चैलेंज करता हूँ। रही बात उन मिडिल 3 सेक्टों की, वो तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इधर ज़ुफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद वेनेवल को ये भी कहते हैं कि सचमुच यंग जनरेशन ओल्ड वंस को सरपास कर जाती है। ज़ुफेन, तुम्हारा व्यू देखने का तरीका सच में काफी ज्यादा बड़ा है और तुम्हारे बेहद ही ज्यादा महान लक्ष्य हैं, जिनको कि हम तो कभी पूरा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम लोग तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, मगर तुम तो ऑलरेडी ये सब कर रहे हो। सचमुच में तुम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो ज़ुफेन कहता है कि उनके डिसाइपल्स काफी ज्यादा एबनॉर्मल और अजीब हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर वो यानमो, तक कि मुझे उसका टेस्ट लेने में अपनी 2/3 पावर और स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ गया। और अगर डबल ड्रैगन गैदरिंग में कोई उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ तो मेरे पास शायद कोई मौका नहीं होगा, मगर लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास उस सबको संभालने के लिए भी काफी सारे अलग रास्ते हैं। ज़ुफेन की ये बात सुनने के बाद तो वेनेवल कोई भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं क्या अभी भी इस लड़के ज़ुफेन के पास में 1/3 गुना शक्ति और बची हुई है। वेनेवलियान भी अपने मन में कहते हैं कि ये लड़का सच में एक बहुत बड़ा बास्टर्ड है, अगर अपनी इन इंसेन ताकतों के साथ में वो अपनी सारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। ये सब सोचने के बाद में फिर वो कहते हैं तो ठीक है, फिर अब इस सब बात को छोड़ते हैं, क्योंकि जब तक ये सारी बातें हमारे सेक्ट के लिए अच्छी रहेंगी तब तक हम तुम्हें ही फॉलो करते रहेंगे। ना कह करके फिर वो तीनों वेनेवल्स वहाँ से हंसते हुए जाने लगते हैं। तभी वेनेवलियान अपने दोनों वेनेवल साथियों से कहते हैं वो यानमो सुपीरियर 3 सेक्टों का टॉप 3 जीनियस था और सिर्फ वो किंग यू ही उसे हरा सकता था, और अगर हम ग्रेट सुपीरियर डीमन सेक्ट से जीत सकते हैं तो ये उनके लिए बेहद ही ज्यादा आश्चर्यचकित चीज होगी। लेकिन रुको जरा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर हम कब से उसकी तरह ऐसे होने लगे। साथ ही वो काफी ज्यादा शौक होते हुए हैरानी से मुड़ते हुए ज़ुफेन से कहते हैं रुको जरा, सीक्रेट स्टोन वो फिर से हमसे उन्हें बचा करके ले गया। तो इसी के साथ सीन चेंज होता है और फिर हमें ज़ुफेन को दिखाया जाता है कि वहीं पर एक जगह पर बैठे हुए अपने मन में कहता है कि मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करना चाहता था, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं किया था कि एंड पे जाकर के इस तरीके से सुपीरियर 3 सेक्टर को चैलेंज कर दूंगा। मेरा मिशन पहले बिल्कुल ही सिंपल था, मुझे मिडिल 3 सेक्टर को टेक डाउन करके डीमन स्कैमिंग सेक्ट को उनकी जगह पर लगाना था, लेकिन अब मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। यानमो भी सच में काफी ज्यादा ताकतवर था, अगर सुपीरियर 3 सेक्टरों में यानमो से भी ज्यादा फ्रिकिंग क्रीचर्स होंगे तो फिर तो ये सच में मुसीबत को आमंत्रित करने जैसा होगा, और फिर एक ऐसी लड़ाई होगी जिसकी के बारे में
कोई नहीं जानता। सब सोचते हुए फिर जूफेन अपने थप्पड़ मारते हुए कहता है, मैं और मेरा ये बड़बोला कमीना मुंह। मगर उसी वक्त वहाँ पे जूफेन के सामने फेरी सुई आ जाती है और उससे कहती है, हे यंग मास्टर जू, आखिर आप कैसे हैं? जूफेन नाटक करते हुए कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस मेरे दांत में थोड़ा दर्द है, लेकिन मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पे आकर के मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम यहाँ पर मेरे दांत दर्द का मजाक उड़ाने के लिए आई हो? सुनकर तो फेरी सुई घबराते हुए जूफेन को रेस्पेक्ट देते हुए कहती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो बस अभी अभी यहाँ पर आपके बारे में पता चला, और यंग मास्टर जू आपका बेहद बेहद शुक्रिया जो कुछ भी आज यहाँ पर आपने हमारे लिए किया। हमारा मिस्टिकल हेवन सेक्ट कभी भी आपके इस एहसान को नहीं भूलेगा, और क्योंकि हम सभी एक साथ डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए जा रहे हैं और आपके सेक्ट के डिसाइपल्स थोड़ी परेशानी में हैं, तो क्यों ना हम भी आपके साथ में रास्ते में उनका ध्यान रखते चले ताकि हम आपकी की गई मदद का थोड़ा बदला चुका सके। इधर फेरी सुई की ये सारी बातें सुनने के बाद में कि मिस, लगता है आपकी हरकतें ठीक नहीं है, और मुझे बताओ कि आखिर आपका नजरिया क्या है? जूफेन ये सब कह रहा होता है कि तभी बीच में मिस्टिकल हेवन सेक्ट का वही यंग मास्टर कहता है कि क्या अब हमें कुछ चोर डीमन कल्टीवेटर्स के साथ में चलना पड़ेगा? मगर लेकिन इस चीज का तो कोई रास्ता ही नहीं है कि हमारा मिस्टिकल हेवन सेक्ट जैसा एक राइटियस सेक्ट इन जैसे बुरे कर्मों वाले डीमंस के साथ चल करके खुद को भी कलंकित कर दे। वक्त मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर आते हुए अपने यंग मास्टर से कहते हैं, यंग मास्टर, यानमो का ठिकाना अज्ञात है और वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, और वो हमसे बदला लेने के लिए तो जरूरी आएगा क्योंकि हम लोग भी इस सब में शामिल हैं। यहाँ पर डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सिर्फ और सिर्फ यही डिसाइपल है जो कि उसे रोक सकता है, और इसलिए अगर हम लोग सेफली डबल ड्रैगन गैदरिंग में जाना चाहते हैं तो फिर हमें इन लोगों के साथ ही जाना पड़ेगा। और वैसे भी जब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे फिर तो हम लोग के रास्ते अलग अलग ही होंगे, और मैं ये समझता हूँ कि यंग मास्टर काफी ज्यादा नोबल है और मैं इस बात की रेस्पेक्ट भी करता हूँ, मगर लेकिन ये मास्टर हमारे लिए बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए यंग मास्टर प्लीज इस बात के लिए सोचिए और इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। तो उन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद में वेनेवलियन भी कहते हैं कि व्हाट द हेल, ये क्या? उन लोगों को तो ये अच्छी तरीके से पता है कि नदी पार करने के बाद में पुल को कैसे चलाया जाता है। तो इधर जूफेन उन लोगों से कहता है कि ठीक है, तो मैं समझ गया कि यानमो यहाँ से भाग गया है और तुम लोग उसके रिवेंज लेने से डर रहे हो, मगर लेकिन ये शर्म की बात है कि आपके पास में एक इस तरीके का बेवकूफ साथी है। तुम्हारा ये बड़ा भाई कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज नहीं है, और वैसे भी अगर तुम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग में पहुंच भी जाते हो मगर फिर भी आखिर में तुम लोग एंड पर ही आओगे, इसलिए तुम लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि तुम लोग खुद को इस परेशानी में डालने से बचाओ और वापस अपने घर लौट जाओ। तो कहते हुए जूफेन वहाँ से जाने लगता है, तो पीछे से फेरी सुई आवाज लगाते हुए कहती है कि सर जूफेन प्लीज पहले थोड़ा शांत हो जाएं। जूफेन से कहता है कि ओह, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, वैसे भी बेवकूफों का झुंड मुझे कभी भी ये बेकार का गुस्सा नहीं दिला सकता है। इतना कहकर के फिर जूफेन अपनी साइड पर देखने लगता है, क्योंकि साइड पर कोई और नहीं बल्कि अपनी फ्रेंडों के साथ में किंग चन खड़ी होती है। उसे देखने के बाद फिर जूफेन हल्की सी स्माइल करता है और फिर वहाँ से चलते हुए फेरी सुई से कहता जाता है कि हम लोग वहाँ पहुँचने के लिए काफी ज्यादा स्लो चलने वाले हैं, लेकिन अगर तुम लोगों को इस चीज से कोई परेशानी नहीं है तो फिर मैं तुम लोगों को वेलकम करता हूँ, चाहो तो तुम लोग हमारे साथ में चल सकते हो। जूफेन की ये बात सुनने के बाद तो फेरी सुई भी खुश होते हुए कहते हैं कि सर जूफेन थैंक यू, आपका बेहद बेहद शुक्रिया। और गाइस इसी के साथ में हमारा ये स्टार्टिंग में किंग चन को देखने के बाद फिर जूफेन हल्के से स्माइल करके वहाँ से जाते हुए फेरी सुई से कहता है कि हम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग तक काफी ज्यादा स्लो पहुँचने वाले हैं, तो इसलिए अगर तुम्हें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। तो ये सुन तो फेरी सुई भी खुश होते हुए कहते हैं कि थैंक यू सर जू, थैंक यू सो मच। जिसके बाद अगला सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो लोग अपने सफर को चल दिए होते हैं। एक तरफ जूफेन और तीनों वेंडेबल्स आगे आगे, जबकि उनके पीछे बाकी के सभी उनके डिसाइपल्स नॉन स्टॉप चलते हुए 1-2 करते हुए जोमी पिल के असर को कम कर रहे होते हैं, जबकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थोड़ा थोड़ा आगे जाकर के उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अभी आगे जूफेन और उसकी टीम को आता हुआ देख करके मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर कहता है कि अगर हम लोगों को किसी ने इस तरीके से देखा कि हम एक ग्रेट राइटियस सेक्ट इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, तो हम कभी भी दूसरों के सामने अपना सिर उठा करके नहीं देख पाएंगे और एंड तक हमें इस बुरी ह्यूमिलेशन को सहना पड़ेगा। तो अपने यंग मास्टर की इन सारी हरकतों को देखने के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट के वो एल्डर भी अपने मन में कहते हैं कि हमारे यंग सेक्ट लीडर काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं और इनके गुस्से होने की आदत बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से यानमो ने यंग मास्टर को काफी हद तक डीप डाउन डिमोनिक पाथ की राह पर भेज दिया है और मुझे डर है कि अब वो पूरी तरीके से डिमोनिक एविस में चला गया है और अब इससे वापस आने का
कोई रास्ता नहीं है। तो वहाँ पे फेरी सुई आकर के अपने छोटे भाई से कहती है कि लिटिल ब्रदर बहुत हो गया, तुमने बहुत शिकायतें कर ली। यहाँ पे इस जगह पर एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि उस सुपीरियर 3 सेक्टों के यानमो से हमारी मदद कर सके, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो ज़ूफ़ेन हमें हमेशा से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है और हमेशा उसको क्रिटिसाइज, उसकी बेइज्जती करना कुछ ऐसा है जैसे कि हम अपने हाथ से खाना खाने वाले हाथ को ही खा रहे हैं और हमारे सेक्ट के लिए इससे बड़ी डिसऑनर की बात तो कुछ भी नहीं है। अब इधर फेरी सुई के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद में यंग मास्टर तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सारे के सारे डेमोनिक कल्टीवेटर्स, ये सारे ही बहुत बड़े दुष्ट, नीच और पापी होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए ही दूसरों की मदद करते हैं और किसी भी समय इनके साथ चलते रहने से हम एक ऐसे खतरे में पड़ जाएंगे जिससे कि हम कभी भी उभर नहीं पाएंगे। तब उनके ग्रुप की एक लड़की कहती है कि यंग मास्टर, आपकी ये सारी की सारी आलोचना ही निराधार है, इन सबका तो कोई मतलब ही नहीं है और हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वो हमसे लेना चाहे। हम अगर लेकिन उनका एक छुपा हुआ प्लान तो हो सकता है, एक चीज तो है जो कि वो हमसे छुड़ाना चाहेंगे और वो खूबसूरत चीज है हमारी सिस्टर किंग चैन। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद सिस्टर चूचू काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और ज़ूफ़ेन के बारे में सोच करके काफी ज्यादा ब्लश करने लगती हैं और फिर साथ ही अपनी एक प्यारी सी कातिलाना स्माइल पास करती हैं। इस स्माइल के ऊपर तो भाई हमारे ठरकी लौंडे घायल हैं। अब जब वो लड़की सिस्टर चूचू को इस तरीके से छेड़ते हुए हंस रही होती है, सिस्टर चूचू कहती है कि अगर वो सचमुच में मेरे पीछे लगा होता फिर तो सचमुच में मेरी ये इच्छा पूरी हो जाती। जरा कोई सिस्टर चूचू को बताए कि उनके पीछे तो हमारे एजीएनआई माँ के सभी लौंडे पड़े हुए हैं, तो आखिर ये ज़ूफ़ेन क्या चीज है। अब इधर वापस स्टोरी में चल के ये बात सुनने के बाद में उनके पास खड़ी एक ग्रीन हेयर वाली लड़की उनसे कहती है कि क्या इसका मतलब उसे आपकी परवाह नहीं है, मगर अपनी जान दे करके भी आपकी रक्षा करना, यही तो उसका आपके लिए सबसे बेस्ट प्यार का प्रूफ है। उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में सिस्टर चूचू अपना सिर हिला करके उससे मना करती है और कहती है कि फूलों के पास दिल हो सकता है मगर पानी के पास कोई दिल नहीं होता, और वो भी एक ऐसा रिलेंटलेस पानी है जो कि कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता, वो हमेशा ही बहता रहता है। और मैं तो अपने इस जीवन में उसके साथ इस छोटे से समय को बिताने के बाद भी काफी ज्यादा खुश हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मुझे इससे ज्यादा भी कुछ मिल पाएगा। और सिस्टर चूचू की ये सारी बातें सुनने के बाद में वो येलो हेयर वाली लड़की भी अपने मन में कहती है कि ये दोनों लोग ही इतने ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब भी ये किंग चैन उसके बारे में बात करती है तो फिर आखिर ये इतना ज्यादा दुखी क्यों हो जाती है। ये सब सोचने के बाद फिर वो येलो हेयर वाली लड़की ग्रीन हेयर वाली लड़की से कहती है कि सिस्टर, क्यों ना हम सिस्टर किंग चैन की मदद करें उस लड़की के साथ उनकी शादी कराने में। तो ये सुनकर तो फेरी सुई को भी एक झटका लगता है। तभी उन लोगों के एल्डर भी उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, और क्या तुम सभी लोग अपनी सीनियर सिस्टर के उस भाग्य के बारे में भूल गई जो कि उनके साथ में हुआ था, इसलिए दूसरों की सीख को अपने दिल में अपनाओ और ऐसी बकवास भरी बातों को करना बंद करो। और फिर एल्डर आगे सिस्टर चूचू से कहते हैं किंग चैन, उस बास्टर्ड के हमलों से बच करके रहना, वो तुम्हारे ऊपर कई बार हमले करेगा क्योंकि उसके जरूर ही तुम्हें लेकर के काफी ज्यादा बैड इंटेंशन है, इसलिए अपने आप को उस प्ले बॉय के अगेंस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाओ, और वरना तो तुम अगर उसके चक्करों में ही लगी रही तो तुम भी उसकी तरह एक दिन डीप डाउन में डेमोनिक पाथ पर निकल जाओगी, जिसके के बाद तुम्हारे लिए भी वहाँ से वापस आ पाना नामुमकिन हो जाएगा। और बाकी तो अब तुम्हारी मर्जी है, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, तो फिर ठीक है अब चलो चलते हैं। इतने करके वो सभी लोग तो आगे चलने लगते हैं, मगर इधर उनका यंग मास्टर तो अभी भी ज़ूफ़ेन को याद कर करके गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। तभी आगे हमें ज़ूफ़ेन और वेनेवलियान को दिखाया जाता है। तो वेनेवलियान कहते हैं कि आखिर ये क्या लूजरों का झुंड है, उन लोगों को यहाँ पे हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत है और इसलिए वो लोग हमारे साथ यहाँ पे हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रिडिकुलस लोग हमें ही कट्स कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। ज़ूफ़ेन, तुम ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो जिसके के इर्द गिर्द उसके पीछे पीछे कोई घूमे, तो फिर आखिर तुम में अब इतना ज्यादा बदलाव क्यों आ रहा है। तो वेनेवलियान की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफ़ेन कहता है कि ये रास्ता चलने के लिए ही बना है, तो इसलिए वो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं और इसके अलावा वो लोग हमारे काम में तो कोई दखल नहीं दे रहे हैं, है ना। तो वेनेवलियान कहते हैं कि मगर लेकिन मुझे ये हमारे पीछे पीछे चलने वाला बीटल्स का झुंड परेशान करता है। इधर उन दोनों की बातें सुनने के बाद वेनेवलगुई तो हल्की से स्माइल कर रहे होते हैं और फिर वो ज़ूफ़ेन से कहते हैं कि बच्चे, क्या तुम उस वुमेन को सेफ रखना चाहते हो? ये सब कुछ तुम शायद सिर्फ और सिर्फ उस वुमेन के लिए ही कर रहे हो मगर लेकिन सेक्ट का प्यार और लव के अगेंस्ट एक रूल है, तो इसलिए तुम्हारा ये प्यार सेक्ट में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो वेनेवलगुई की ये बात सुन ज़ूफ़ेन उनसे कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तो वेनेवलगुई कहते हैं कि कम ऑन ब्रदर, अब थोड़ी प्रशंसा दिखाओ और फिर हम
हम कोई आवाज नहीं करेंगे, तुम तो हम तीनों को बस हजार सीक्रेट स्टोन्स दे दो और फिर तुम्हारे सामने हम लोग अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद कर लेंगे और ये प्रिटेंड करेंगे कि हमने अब तक कुछ भी नहीं देखा। तो ये सुनकर के तो ज़ू फैन चिढ़ के चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा 1000 सीक्रेट स्टोन्स तुम तीनों को? अब क्या उन्हें देने के लिए मैं डबल ड्रैगन मैनर में जाकर के डबल ड्रैगन मैनर को ही लूट लूं? वरना तो इसके अलावा आखिर मैं कहां से इतने सारे सीक्रेट स्टोन्स लेकर के आऊंगा? तो वेनेबल वही कहते हैं कि ब्रदर तुम शायद थोड़े गलत हो, क्योंकि अब हम तुम्हारी संपत्ति की सीमा को काफी हद तक देख चुके हैं। तो वेनेबल वही की ये बात सुन ज़ू फैन उनसे कहता है, सीक्रेट स्टोन्स इस दुनिया में सबसे ज्यादा रेयरेस्ट चीज है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा अमीर हो सकता हूँ कि मेरे पास इतने सारे सीक्रेट स्टोन्स होंगे? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये थोड़े बहुत ही हैं और डबल ड्रैगन गैदरिंग में अपने आप को खतरनाक खतरे से बचाने के लिए मेरे पास इनका यूज करके बचने की कुछ प्लानिंग्स हैं, मगर अब मेरे पास जितने भी है उन सब का यूज करना होगा। इतना कहकर के ज़ू फैन अपने पास से 2 सीक्रेट स्टोन्स को निकालता है और उन्हें उन वेनेबल्स को देते हुए कहता है कि ये लो, और अब इसके बाद में मेरे पास सिर्फ 2 ही सीक्रेट स्टोन्स बचे होंगे। तो उन दोनों स्टोन्स को लेने के बाद में वेनेबल यान भी कहते हैं कि हाँ, मेरे ख्याल से ये बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस बच्चे के पास इतने ज्यादा भी सीक्रेट स्टोन्स नहीं हो सकते, फिर चाहे ये कितना भी ज्यादा अमीर क्यों ना हो। तो वेनेबल को ये कहते हैं कि ओ नो, इसमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। इधर ज़ू फैन चुपचाप उन लोगों से आगे बढ़ के अपनी एक इवल से स्माइल पास करते हुए अपने मन में कहता है, ये कुछ मूर्ख मुझे लूट करके मुझे मारना चाहते थे, बिल्कुल नहीं, मेरे आगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इधर तभी अगला सीन हमें एक पहाड़ी के ऊपर दिखाया जाता है, जिसके के ऊपर कोई बंदा खड़े होकर के उनको चाहते हुए देख करके उनके ऊपर नजर रख रहा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि यानमो होता है, जो कि ज़ू फैन के पीछे पीछे सिस्टर चूचू की टीम को देख करके कहता है कि ये बास्टर्ड मिस्टिकल हेवन सेट उस कमीने डीमन स्कैमिंग सेट के पीछे पीछे उसकी पूछ बन करके चल रहा है, फिर अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए? यानमो इधर ये सब कह ही रहा होता है कि तभी कोई उसके पीछे आते हुए हंसते हुए कहता है कि ये एक नोबडी जो कि लोअर 3 सेक्टों में से आता है, उसने सुपीरियर 3 सेक्ट के एक डिसाइपल को बुरी तरीके से बेवकूफ बना दिया, और तुम्हारे इन एक्सपेंसेस के ऊपर तो द बेस्ट ऑफ वेस्टरलैंड निश्चित रूप से हमारा मजाक बना करके जरूर ही बुरी तरीके से हंसने वाले हैं। अब ये सब सुनते हुए यानमो गुस्से में उस आवाज की ओर मुड़ते हुए कहता है, आखिर कौन है ये जो ये बकवास कर रहा है? जैसे ही वो अपने सामने के उस बंदे को देखता है तो वो उसे देख वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसके सामने वेस्टरलैंड का सबसे बेस्ट डिसाइपल टेन किंग चैन होता है, यानी कि गाइस वही दारूबाज जो कि पिछले कुछ एपिसोड्स में ज़ू फैन को मिला था। और फिर वो अपनी बोतल पीते हुए कहता है कि डोंट वरी, ये कोई और नहीं बल्कि सिर्फ एक ड्रंकर है, और अब ये ड्रंकर वापस आ चुका है। तो गाइस अब इसी सीन के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है, और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड यानी कि कल देखने को मिलेगी। फिलहाल तो वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसे आप सब लोग दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 535 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारे ज़ू फैन की स्क्वाड जो होती है 1-2-1-2 करते हुए उस डेजर्ट में आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तो सभी लोगों की मंजिल एक ही होती है, यानी कि इन सभी लोगों को डबल ड्रैगन मैनर में पहुंचना है। ये लोग डेजर्ट के बीचों बीच बने हुए एक हाउस के सामने जाकर रुकते हैं। एल्डर जून कहते हैं तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं। तो वहां पर सामने एक घर होता है, तो वो लोग कहते हैं कि यही डबल ड्रैगन गैदरिंग है, और ये सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यही डबल ड्रैगन गैदरिंग है, क्योंकि इन सभी स्टूडेंट्स ने पहली बार इस जगह को देखा है। ये सिमली सेक्टर के जो लड़के और सिमली अलायंस के एल्डर्स और लड़के जो होते हैं भागते हुए आगे चले जाते हैं। तो मास्टर जैंग कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही अनग्रेटफुल है, जहां पर हमें कम से कम थैंक यू तो बोल सकते थे। इसी के साथ सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और कहते हैं कि लगता है कि अब यहाँ पर से हमें अलग होना होगा। तो हमारा ज़ू फैन उसे कहता है कि हाँ, अंदर जाने के बाद हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। सिस्टर चूचू से कहती है कि मुझे यहाँ पर ये लगता है कि अगर मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि हम लोग दुश्मन है तो फिर ये कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, लेकिन अंदर जाने के बाद हम लोग तुम्हें दुश्मन की तरह ही ट्रीट करने वाले हैं। तो ज़ू फैन कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें दुश्मन की तरह ही ट्रीट करूंगा। और इसी के साथ सिस्टर चूचू आगे बढ़ जाती है। तो जब वो आगे बढ़ जाती है तो रूह आगे बढ़ती है और उसे कहती है, बटलर ज़ू फैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर पूरे रास्ते हमारा ध्यान रखा और साथ ही हम सभी लोगों की जान बचाई। इसके लिए हम लोग तुम्हारे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है और तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों की काइंडनेस को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। ज़ू फैन कहता है कि हम सभी लोग तो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तुम्हें यहाँ पर मुझे बार बार थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो लड़कियां अंदर से काफी ज्यादा खुश होती है कि ये बंदा बाहर से बहुत ज्यादा टफ दिखाई देता है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा नरम दिल है। जब किसी के साथ एक लड़की उसे कहती है
कहती है कि यंग मास्टर जू, बात तो बताओ, अगर कंपटीशन में वहां पर हमारा आमना सामना हो जाता है तो क्या तुम हमारे ऊपर तरस खाओगे? तुम्हारा जू फैन उसे कहता है तो तुम ये कह रही हो कि मैं जहाँ पर तुम्हारे ऊपर तरस खाऊं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तरस खाऊंगा? और साथ ही वो स्माइल देता है। तो वो लड़की कहती है नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, तुम जहाँ पर फिर से स्माइल दे रहे हो, हम सभी लोग अब तुम्हारी स्माइल का मतलब समझ गए। जब तुम यहाँ पर ये डिमोनिक स्माइल देते हो इसका मतलब यह है कि तुम तरस नहीं खाने वाले, तो प्लीज हमारे पर तरस मत खाना, हम लोग खुद ही हार मान जाएंगे। ये बात सुनने के बाद मास्टर फी मास्टर जैंग जो होते हैं वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ दिखाते हैं कि राइटियर सिवन अलायंस के लोग जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद मास्टर जैंग कहते हैं कि चलो शुक्र है कि इन लड़कियों को थोड़ी बहुत तमीज है, ये लोग यहाँ पर कम से कम थैंक यू तो बोलकर गई हैं, उन सभी बुढ़े खूसट और उनके लड़कों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुई लैंग आगे बढ़ता और कहता है कि हाँ ऊपर से इनकी लड़कियां है भी बहुत ज्यादा खूबसूरत, जब मिस्टिकल ह्यूमन सेक्टर तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है लेकिन इनकी लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम सभी लोग यहाँ पर जल्दी से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करो क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है। डबल ड्रैगन गैदरिंग के अरीना में पहुंचने के बाद मैं तुम्हारे ऊपर से ये कर्ज जो है हटा दूंगा और तुम सभी लोग आजाद हो जाओगे, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ो। वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जबकि हमारा जू फैन कहता है कि हमने बहुत ही लंबा रास्ता तय किया, इन लोगों ने यहाँ पर ज़ोंबी पिल के साथ इतना रास्ता तय किया है तो इसका मतलब है कि इनकी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा राइज हो चुकी होगी। एक तो इनकी बॉडी जो है इनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और साथ इनकी कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ जाएगी। तो जैसे ये लोग वहां पर उस हाउस के करीब पहुंचते हैं जहां पर दरवाजा होता है, वहां पर दो एल्डर्स बैठे होते हैं। तो वो एल्डर कहते हैं कौन यहाँ पर आया है, जल्दी से अपना नाम और अपने सेक्टर का नाम बताओ। तो मास्टर जैंग उसे अपना नाम बताते हैं और साथ उसे बताते हैं कि हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर से यहाँ पर आए हैं, डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम लोग यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तो एक एल्डर उसे कहता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के 4 4th लेयर के एथीरियल स्टेज के मास्टर, साथ ही यहाँ पर 5 3 लेयर के 2nd लेयर के रेडियंट स्टेज के मास्टर और एक 3rd लेयर का रेडियंट स्टेज का मास्टर। वो जो एल्डर होता है वहां पर उन सभी लोगों की कल्टीवेशन को देखकर ही पहचान जाता है और सभी की कल्टीवेशन को वहां पर बोलकर बताता है। जू फैन इस बात से काफी हैरान होता है कि ये एल्डर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखकर हम सभी की कल्टीवेशन लेवल्स बता दिए। तो फिर साथ ही एल्डर कहता है कि तुम सभी लोग अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड हो। दोनों ही एल्डर्स वहां पर अपना अपना एक एक हाथ दरवाजे के ऊपर मारते हैं और पावर्स को रिलीज करते हैं। हालांकि उनको वहां पर काफी जोर लगाना पड़ता है, वो दरवाजा खुल जाता है। जब वो दरवाजा खुलता है तो ये सभी लोग देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि उस दरवाजे के पीछे एक फॉर्मेशन होती है और फॉर्मेशन के अंदर पूरी एक नई दुनिया होती है, एक बहुत ही बड़ी दुनिया होती है। और सबसे पहले हमारा जू फैन फिर साथ ही वहां पर उसके सारे डिसाइपल अंदर चले जाते हैं। जब वो सभी अंदर चले जाते हैं मास्टर जैंग एंड के ऊपर होते हैं। तो मास्टर जैंग जब गुजरने लगते हैं तो एल्डर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर जान सकता हूँ कि तुम सभी के डिसाइपल्स को यहाँ पर कौन सी पिल दी गई है, क्या इन सभी को ज़ोंबी पिल दी गई है? तो मास्टर जैंग कहते हैं हाँ इन सभी को ज़ोंबी पिल दी गई है, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो वो एल्डर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर जो है वो इस बार इस कंपटीशन के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर इतने सारे डिसाइपल्स को इतनी सारी ज़ोंबी पिल्स दे दी हैं। तुम्हें पता है कि ज़ोंबी पिल्स कितनी ज्यादा महंगी है, इतनी ज्यादा कॉस्टली पिल्स को यहाँ पर सुप्रीम सेक्टर के लोग भी अपने डिसाइपल्स के ऊपर यूज नहीं करते, जिन पिल्स को तुम लोगों ने यहाँ पर पता नहीं कहां से मैनेज कर लिया और अपने डिसाइपल्स के ऊपर यूज किया है। मास्टर जैंग उसे कहते हैं इसमें ज्यादा हैरान होने वाली कौन सी बात है, ये एक 7th ग्रेड की पिल है, इसमें ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं है। दूसरा एल्डर से कहता है लड़के तुम्हें लगता है ये 7th ग्रेड की पिल है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बेकार हो, इसका मतलब यह है कि तुमने इस पिल को इन लोगों के ऊपर यूज नहीं किया। तो मास्टर जैंग कहते हैं कि हाँ मैंने इसको यूज नहीं किया। तो वो एल्डर उसे कहता है क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर इस पिल को यूज किया होता तो तुम्हें पता होता कि ये कौन सी ग्रेड की पिल है। ये पिल जो है ये चाहे यहाँ पर एक 7th ग्रेड की पिल ही क्यों ना हो, लेकिन इसके लिए जो एंटीडोट होता है वो 10th ग्रेड का होता है, यानी इसके लिए 10th ग्रेड की पिल की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से तो यहाँ पर सुप्रीम सेक्टर के लोग भी इस तरह की पिल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने अपने पूरे के पूरे सेक्टर को गिरवी रखवा दिया होगा, तब जाकर तुम्हें यहाँ पर ये वाली पिल्स मिली होंगी। मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर पैसे की कोई परवाह नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा स्पोर्टर है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। पर सुनने के बाद दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो मास्टर जैंग उन्हें बाय बोलने के बाद अंदर चले जाते हैं, जबकि वो एल्डर सोच रहे होते हैं आखिर अचानक से डीमन स्कीमिंग सेक्टर वालों के पास इतनी सारी ज़ोंबी पिल्स कहां से आ गई। लगता है कि इन लोगों के हाथ में कोई बहुत ही बड़ा चांदी का चमचा लग गया है जिसकी वजह से इनके पास इतना पैसा आ गया है। दूसरा एल्डर उसे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों को यहाँ पर अपने एरिया में कोई सेक्रेट माइन मिल गया जिसके अंदर से ये सेक्रेट स्टोन्स निकाल रहे हैं। पहला एल्डर उसे कहता है कि अगर इन लोगों को यहाँ पर कोई सेक्रेट माइन मिल गई होती तो फिर डबल ड्रैगन गैदरिंग में आकर हिस्सा लेने की जरूरत ही क्या थी। साथ ही वो दोनों एल्डर्स कहते हैं कि अब जबकि सारे के सारे सेक्टर्स यहाँ पर एंटर हो चुके हैं तो फिर हम लोग गेट को क्लोज कर देते हैं, चलो हम लोग भी अंदर चलते हैं। और वो दोनों भी वहां पर अंदर की तरफ चले जाते हैं। जब वो वहां पर चले जाते हैं इसी के साथ ही हमारे उस एल्डर को भी दिखाते हैं, वो शराबी वहां पर पहुंच जाता है, अभी भी यहाँ पर अपनी वाइन ही पी रहा था और साथ ही वहां पर उस गेट की तरफ देख रहा था। तुझे पता नहीं अंदर कैसे एंटर होगा क्योंकि एल्डर तो वहां पर अंदर जा चुके हैं और गेट बंद हो चुका है। तो यहाँ पर एपिसोड 535 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 536 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि वो सभी लोग जो होते हैं फॉर्मेशन को पार करके अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो इसी के साथ ये कैल्डर उनके सामने आता है जो कि एक इथेरियल स्टेज का मास्टर होता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को देखकर पहचान सकता हूँ कि तुम सभी लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर से हो, तो मैं तुम सभी को यहाँ पर वेलकम करने के लिए आया हूँ और साथ ही तुम सभी लोगों को गाइड करने के लिए आया हूँ। देखने के बाद क्विक गैंग अपने फादर से कहता है, फादर देखो तो जरा यहाँ पर एक इथेरियल स्टेज का मास्टर यहाँ पर हमारे सामने कितनी अदब से पेश आ रहा है, यानी कितनी तमीज से बात कर रहा है। मुझे तो लगा था कि सभी इथेरियल स्टेज के मास्टर जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। तो कोई लैंग भी से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में सभी लोग तमीज से ही बात करते होंगे। तब उनका गाइड जो होता है वो उन लोगों से कहता है कि हाँ तुम सभी लोगों ने ठीक समझा, यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के साथ तमीज से ही पेश आते हैं। प्लीज मेरे साथ हैं, आप सभी लोग हमारे ऑनर्ड गेस्ट है, तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर रास्ता दिखाता हूँ, मेरे पीछे पीछे आ जाए। और वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। जबकि मास्टर जैंग जो होते हैं वो कुई लैंग से कहते हैं, बेवकूफ कहीं कि क्या तुम यहाँ पर देखकर नहीं बता सकते कि यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में जितने भी इथेरियल स्टेज के मास्टर हैं वो सबसे वीकेस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल जो होता है वो यहीं पर से स्टार्ट होता है, यानी इथेरियल स्टेज से ही स्टार्ट होता है। क्या लगता है कि अगर यहाँ पर इथेरियल स्टेज के मास्टर हमें वेलकम करने के लिए नहीं आएंगे तो फिर कौन यहाँ पर हमें वेलकम करने के लिए आएगा, क्योंकि इथेरियल स्टेज से पीछे रेडियंट स्टेज होती है और यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में सबसे लोएस्ट लेवल ये इथेरियल स्टेज है, यहाँ पर रेडियंट स्टेज का मास्टर है ही नहीं। ज़ूफेन कहता है कि मुझे लगता है कि डबल ड्रैगन मैनर में यहाँ पर सभी लोग हमारी ट्रू पोटेंशियल को देखते हैं कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं, ना कि उनकी कल्टीवेशन लेवल को देखते हैं कि वो इथेरियल है या फिर परफाउंड है। मास्टर जैंग उसे कहता है कि लड़कियां तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हाँ ऐसी ही बात है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी को रिसोर्सेज दिए जाते हैं जिसके पास पोटेंशियल होती है और जो आगे बढ़ सकता है। इसी वजह से तो हर साल यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग का कंपटीशन होता है ताकि वो यहाँ पर से कुछ टैलेंट्स को ढूंढ सके। टैलेंट्स को ढूंढ कर सिर्फ और सिर्फ उन्हें सेक्रेड माइंस दी जाती हैं ताकि वो अपने टैलेंट को राइज कर सके और आगे बढ़ सके। मास्टर जैंग जो होते हैं अपने सभी डिसाइपल से कहते हैं कि तुम सभी लोग चाहे यहाँ पर रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, तुम सभी लोग यहाँ पर इससे ज्यादा बेहतर हो। इन लोगों को यहाँ पर इन रिच एनवायरनमेंट मिलता है क्योंकि सेक्रेड स्टोन्स की वजह से इन सभी के पास यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है एनर्जी की, जिसकी वजह से ये सभी लोग यहाँ पर रेडियंट स्टेज और जितनी भी मेहनत करने वाली स्टेजेस हैं उन सभी को स्किप करके सीधे इथेरियल स्टेज में पहुंच जाते हैं। मैं यहाँ पर शर्त लगा सकता हूँ कि ये इथेरियल स्टेज का मास्टर तुम्हारी जो रेडियंट स्टेज है उसका मुकाबला भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर जरा तमीज से बात करनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में अगर उस एल्डर ने तुम्हारी बात सुन ली तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो मास्टर जैंग से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो एल्डर हमारी बात सुन सकता है क्योंकि वो काफी दूर है, लेकिन असल में वो उनकी बात सुन रहा होता है। और इसी के साथ ही वो एल्डर उन्हें घर के बाहर लेकर आता है और कहता है कि यहाँ पर इस घर के अंदर टोटल 15 रूम्स है, हर किसी के लिए एक एक अलग अलग रूम है, जाकर तुम सभी लोग अपने अपने लिए रूम को चूज कर लो। मैं तुम्हें रूल्स के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर तुम लोग पर्सनल ग्रजेस की फाइट नहीं कर सकते, किसी दूसरे सेक्टर के साथ फाइट नहीं कर सकते। अगर फाइट करोगे तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें खुद ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो मास्टर जैंग हमारे ज़ूफेन से कहता है कि मुझे लगता है कि अभी तक इसने यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनी, अगर सुनी होती तो ये गुस्सा होता। और इसी के साथ ही वो एल्डर मास्टर जैंग से कहता है कि तुम यहाँ पर ये कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल को देखते हैं और पोटेंशियल को देखकर यहाँ पर रिसोर्सेज बांटते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर इक्वल रिसोर्सेज दिए जाते हैं। जब इक्वल रिसोर्सेज दिए जाते हैं उसके बाद यहाँ पर डिसाइड होता है कि उनमें से कौन इक्वल रिसोर्सेज को लेने के बाद भी अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ा सकता है। तभी हम में से कुछ कमजोर रह जाते हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग रह जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे सेक्टर्स में क्या है, तुम्हारे सेक्टर्स में तो कुछ भी नहीं है, वहां पर तो रिसोर्सेज है ही नहीं। तुम लोग यहाँ पर अपनी सेक्टर को बेचकर उसके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। जाए तो तुमने यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर इथेरियल स्टेज के मास्टर से तुम्हारे जो रेडियंट स्टेज के मास्टर्स हैं वो ज्यादा बेहतर है, तो फिर मुझे लगता है कि तुम में से किसी को यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर अगर तुम लोग ज्यादा रिसोर्सेज ले लोगे तो उसके बाद तुम खा खा कर मोटे हो जाओगे। ये बात सुनने के बाद मास्टर जैंग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसको मोटा पिग कह रहे हो, मैं अभी यहाँ पर तुम्हारा मुंह तोड़ देता हूँ। एल्डर जो होता है मुस्कुराते वहां पर से चला जाता है और कहता है ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो हमारा ज़ूफेन अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग जाओ, जाकर अपने अपने लिए रूम चूज कर लो। तो यहाँ पर रूम्स के अंदर सेटल हो जाने के बाद कुछ दिनों में मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से ज़ोंबी पिल के इफेक्ट्स को खत्म कर दूंगा और तुम सभी लोग आजाद हो जाओगे, फिर से नॉर्मल हो जाओगे। तो वो सभी लोग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहां पर खुशी के मारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो जब यहाँ पर इनको चिल्लाते हुए सुनते हैं साइड के ऊपर से बीस्ट टेमिंग सेक्टर का मास्टर पहुंच जाता है। बीस्ट टेमिंग सेक्टर का मास्टर जो होता है वो उनसे कहता है कौन यहाँ पर इस तरह से होल्डरिंग कर रहा है, यानी कौन यहाँ पर चिल्ला रहा है। मेरे मास्टर के कान पक गए तुम्हारी बातें सुन सुनकर। और साथ ही वहां पर आता और कहता है लगता है कि यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर आया, और साथ ही उनको देखकर वो हंसना शुरू कर देता है। जबकि कुई लैंग उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हम लोग यहाँ पर शोर मचा रहे हैं। तो वो आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारा लीडर कौन है। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि मैं इनका लीडर हूँ। और ये बात सुनने के बाद वो एल्डर वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है देखो तो यहाँ पर किसको लीडर बना दिया गया, यहाँ पर रेडियंट स्टेज के थर्ड लेयर के एक बंदे को यहाँ पर लीडर बना दिया गया है और बाकी के सभी लोग तो क्रिपल है, यानी कि इन सभी के पास कल्टीवेशन ही नहीं है क्योंकि उन्होंने ज़ोंबी पिल खाई हुई है। इसी वजह से उन सभी के पास कल्टीवेशन शो नहीं हो रही होती। एल्डर हंसते हंसते वहां पर उनका मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर
सेक्टर के पास अब यहाँ पर टैलेंट्स की कमी हो गई है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर क्रिपल्स को भेज दिया है मरने के लिए। इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार के कंपटीशन में मैं सिर्फ और सिर्फ हेवनली मिस्टिकल सेक्टर को ही हराना होगा, क्योंकि तुम सभी तो कमजोर कीड़े तो यहाँ पर पहले से हार जाओगे। तुम लोग तो कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ शो एंजॉय करने के लिए आए हो। और वो जू फैन से कहता है कि लड़के, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सेक्टर लीडर ने लीडर इसलिए बनाकर भेजा है क्योंकि हमारे बीस्ट टेमिंग सेक्टर ने लास्ट टाइम तुम्हारे सारे के सारे एलिट्स को बहुत ही बुरी तरह से धूल चटाई थी। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर अब कमजोर लोगों को अपनी स्क्वाड बनाकर इस कंपटीशन में भेज दिया है ताकि उनकी इंसल्ट कम हो जाए। कि हमारा जू फैन सोच रहा था तो इनकी शक्लें देखकर और साथ में इनका बिहेवियर देखकर लगता है कि जो लोग बीस्ट टेमिंग सेक्टर्स हैं, इन्हें लगता है कि यहाँ पर इन लोगों ने लास्ट कंपटीशन में बहुत ही बुरी तरह से हराया था तो इस बार भी हरा पाएंगे। तो वहां पर जोर जोर से हंस रहा था और कहता है कि तुम सभी लोगों को मुझे लगता है कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले यहाँ पर अपने आप को गिव अप कर देना चाहिए और वापस घर चले जाना चाहिए। तुम्हारा जू फैन कहता है अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि पिछली बार तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे एलिट्स को बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया था, इसी वजह से हमें इस बार के कंपटीशन में नहीं आना चाहिए था। तो वो उसे कहता है कि वो यहाँ पर मैं तुम्हें क्या ही कहूंगा, लेकिन फिर भी तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोग यहाँ पर आए और इतने कमजोर मेंबर्स को लेकर आए ताकि हम लोग बड़ी आसानी से अपने रैंक्स को हायर कर पाएंगे। फिर साथ ही वो जाते हुए उन लोगों से कहता है कि मेरी बात को याद रखना, हालांकि तुम सभी लोग क्रिपल्स हो यानी तुम्हारे पास कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर किसी के ऊपर भी तरस नहीं खाने वाला। जो मेरे हत्थे चढ़ेगा वो यहाँ पर मरने वाला है, क्योंकि ये तो रूल है ना कि यहाँ पर कंपटीशन में अपने ओपोनेंट को हराना ही होता है। तुम्हारा जू फैन कहता है कि पता नहीं ये बेवकूफ कहाँ से आया था, दोनों ही बेवकूफ थे। चलो जल्दी से अब यहाँ पर से चले गए हैं तो हम लोग अपने अपने रूम को जाकर सिलेक्ट करते हैं। इसी के साथ ही हमारे जू फैन को ना चाहते हुए वहां पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसकी जो अजूरे फ्लेम होती है वो भी रिलीज होती है। अजूरे फ्लेम के साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी अपने आप बाहर निकलती है। तो जू फैन क्या वहां पर बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। तो मास्टर जैंग कहता है जू फैन क्या हुआ, तुम्हें अचानक से क्या हुआ? जू फैन कहता है कि मुझे नहीं पता कि अचानक से क्या हुआ, मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे यहाँ पर डर महसूस हुआ है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक रूम के अंदर एक यंग मास्टर बैठा होता है। जो यंग मास्टर अपनी इननेट फायर को रिलीज करता है, वहां पर उसका घर जो होता है वो भी अंदर से जल रहा होता है। उसका बड़ा भाई भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि जूनियर ब्रदर क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, तुमने पावर्स को क्यों रिलीज किया? तो वो कहता है कि पता नहीं, पर मुझे अचानक से यहाँ पर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरा जानी दुश्मन यहाँ पर आ गया है और मुझे यहाँ पर पावर्स अपने आप कह रही है कि उसे जाकर मार डालो। ये कौन से सेक्टर के लोग हैं और यहाँ पर इसके पास ऐसी कौन सी मिस्टीरियस पावर्स हैं जो कि जू फैन की पावर्स को देखकर यहाँ पर रिएक्ट कर रही हैं और उसे उसका जानी दुश्मन बना दिया है? मुझे लगता है कि ये भी किसी सुपीरियर सेक्टर से ही है। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 536 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 537 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जू फैन को वहां पर एक झटका लगता है, जैसे उसे महसूस होता है उसका कोई पुराना दुश्मन जहां पर, और उसी के साथ एक दूसरे सेक्टर का यंग मास्टर जो होता है ना चाहते भी उसकी बॉडी से पावर रिलीज होती है और उसे भी ऐसे लगता है जैसे उसका कोई पुराना दुश्मन जहां पर है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि एल्डर जो होते हैं यानी मास्टर जैंग जो होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आप तुम ठीक हो? तुम्हारा जू फैन उनसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसे लगा कि इस बार के डबल ड्रैगन गैदरिंग का ये कंपटीशन हमारे लिए ठीक नहीं रहने वाला, मुझे बस थोड़ा सा आभास हुआ था। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहते हैं कि ये है ही ऐसी जगह, डबल ड्रैगन गैदरिंग और डबल ड्रैगन सोसाइटी जो है ये बिल्कुल इसी तरह काम करती है। सभी लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा अजीब जगह है और हर बार जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तब यहाँ पर हमें अजीब महसूस होता है। हालांकि डबल ड्रैगन गैदरिंग में डबल ड्रैगन मैनर जो है ये सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टर है और बाकी सभी सेक्टर्स को कंट्रोल भी करता है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग भी इस बारे में श्योर नहीं होते कि यहाँ पर ये वाला जो कंपटीशन है सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभार यहाँ पर हादसे हो जाते हैं। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि जू फैन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली सोच लिया, यानी अपने सेक्टर को बहुत ज्यादा आगे पहुंचाने के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। तुम पहले यहाँ पर हमें अपना बेस्ट दे चुकी हो, तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं और अपने ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना ही करना है जितना तुमने हमसे कहा था। तो एल्डर जैंग उसे यहाँ पर दिलासा भी दे रहे होते हैं और साथ ही साथ अपना काम निकलवाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। वो उसे कहता है कि तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम हमें अपर 3 सेक्टर्स में से जगह दिलवा सकते हो, तो अब यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि अपर 3 सेक्टर्स में से बस एक जगह दिलवा दो। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं है। बाकी के सभी डिसाइपल्स भी वहां पर सुन रहे होते हैं कि मास्टर जैंग कितने बेशरम है। यहाँ पर उन्हें पता भी है कि जू फैन के ऊपर कितना प्रेशर है। तो जू फैन उनसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर अपर 3 सेक्टर्स में से अपने आप को 3rd सेक्टर में तो पहुंचा ही सकता हूं, यानी कि 3rd रैंक के ऊपर तो पहुंचा ही सकता हूं। मैं तो यहाँ पर बस ऐसे ही थोड़ा सा प्रेशर ले गया था, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही बाहर से दरवाजा खुलता है और एक एल्डर वहां पर आता है और कहता है आप सभी के एल्डर्स को मेरे साथ मेन टावर में चलना होगा, जहां पर बाकी के सभी सेक्टर्स के एल्डर्स भी मौजूद हैं। वो सभी लोग वहां पर बैठकर डबल ड्रैगन गैदरिंग कंपटीशन के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, तो आपको भी वहां पर चलना होगा। तो एल्डर उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है हम लोग अभी तुम्हारे साथ चलते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते
हैं उनके साथ वहां पर से चले जाते हैं। उनके वहां पर चले जाने के बाद हमारा जू फैन कहता है कि अब जबकि एल्डर्स यहाँ से जा चुके हैं तो तुम सभी लोग भी अपने लिए जाकर रूम्स को सिलेक्ट कर लो और तुम सभी लोगों को यहाँ पर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसी के बारे में बात करते हैं। मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर से ज़ोंबी इफेक्ट्स को खत्म करने के बारे में बात कर रहा था और साथ ही वो अपने पास से एक बॉटल निकालता है और कोई गैंग की तरफ फेंकता है और कहता है कि ये लो, ये पिल्स हैं, ये तुम्हारे लिए एंटीडोट का काम करेंगी। तो कोई गैंग जो होता है उस बॉटल को ओपन करता है तो उसके अंदर टोंगटियान पिल्स होती हैं। तो वो कहता है मास्टर ये तो टोंगटियान पिल्स हैं, आपने तो यहाँ पर एंटीडोट देने का कहा था। तुम्हारा जू फैन कहता है कि यही तुम्हारे लिए एंटीडोट की तरह काम करेगा, तुम लोग जाओ अपने अपने रूम के अंदर बैठकर एक एक पिल को खाओ और जाकर ब्रेक थ्रू करो। मुझे लगता है कि यहाँ पर इससे ज़ोंबी पिल का इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा और साथ ही तुम लोग ब्रेक थ्रू भी अचीव कर पाओगे। तो एक लड़का आगे बढ़ता है और उससे कहता है लेकिन मास्टर आपने तो कहा था कि टोंगटियान पिल को एक बार खाने के बाद दूसरी बार इसको खाने से इसके इफेक्ट्स नहीं बढ़ते, यानी कि इसके इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि टोंगटियान पिल को एक बार से ज्यादा बार खाने से भी कुछ नहीं होता, लेकिन अब जबकि तुम में से कुछ लोगों ने इस पिल को पहले खाया हुआ है और कुछ ने अभी तक इस पिल को नहीं खाया और तुम लोगों ने ज़ोंबी पिल को खाया हुआ है तो ये एंटीडोट की तरह काम करेगी और इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथन होगी और साथ ही तुम्हारे मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसी वजह से मैंने ये पिल्स तुम्हें दी है। तो जिन लोगों ने पहले इस पिल को खाया था उनके ऊपर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा कम होगा। तो कोई गैंग कहता है ये तो बहुत ही बुरी बात हुई, मैं तो पहले यहाँ पर टोंगटियान पिल को खा चुका हूँ, इसका मतलब है कि मुझे कम ब्रेक थ्रू मिलेगा। तो जू फैन कहता है ठीक है अब सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाओ और वो सभी लोग अपने अपने रूम के अंदर चले जाते हैं अपनी अपनी पिल्स लेकर। जब वो सभी लोग वहां पर चले जाते हैं दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। तुम्हारा जू फैन कहता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया। वो दरवाजा खोलता है और कहता है कि एल्डर्स तो पहले यहाँ पर मीटिंग के लिए जा चुके हैं, फिर अब तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो। जैसे वो बाहर निकलकर देखता है तो हमारे कुछ पुराने जाने माने चेहरे आपके सामने होंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रिंसेस निंगरू होती है और उसके साथ साथ सिस्टर शुई जोन होती है। तो वो दोनों उसके सामने खड़ी होती हैं। स्पेशली प्रिंसेस जो होती है वो जल्दी से जंप करते हुए उसको हक करने की कोशिश करती है। जू फैन उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो प्रिंसेस निंग, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम लोगों का यहाँ पर क्या काम है। मुझे तो लगा था कि सिर्फ और सिर्फ सेक्टर्स को ही यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत है, तुम लोग यहाँ पर कंपटीशन में क्या कर रहे हो। तो प्रिंसेस ने कह दिया कि हम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए नहीं आए बल्कि हम लोग ऑब्जर्वर्स बनकर यहाँ पर आए हैं। जू फैन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि ऑब्जर्वर बनकर आए हो। तो प्रिंसेस उसे कहता है क्योंकि हमारे पास पूरे का पूरा टिंजू एम्पायर है और मैं प्रिंसेस हूँ, इसी वजह से हमें यहाँ पर इन्वाइट किया गया है और सिस्टर जून जो है वो मेरे साथ यहाँ पर आई है। हम लोग यहाँ पर इस बात को देखने के लिए आए हैं कि इस बार का कंपटीशन किस तरह जाएगा और इस बार के कंपटीशन में कौन जीतने वाला है। तो जू फैन कहता है कि सबसे तुम्हारा क्या ताल्लुक है। तो वो कहती है कि हर एम्पायर में से कोई ना कोई यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आता है ताकि वो जाकर इस कंपटीशन को अपनी आंखों से देख सके, इसको ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर अपनी फ्यूचर की स्ट्रेटजीज बनानी होती है। क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर जो भी कंपटीशन को जीता उसी हिसाब से यहाँ पर उनको रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। जिस तरह के यहाँ पर तुम्हारा जो डीमन स्कीमिंग सेक्टर है और इसके साथ साथ 2 गार्डियन सेक्टर्स हैं जो कि हमारे पूरे के पूरे टिंजू को गार्ड करते हैं, यानी कि उनको यहाँ पर हमारा टिंजू एम्पायर जो है वो अलॉट किया गया था पिछले बार की डबल ड्रैगन गैदरिंग में। और अगर इस बार कोई और कंपटीशन जीत जाता है तो इस बार उन्हें कोई और एम्पायर मिल जाएगा, यानी कि ये एम्पायर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। सिस्टर जून से सारी बात डिटेल में बताती है कि यहाँ पर ये कंपटीशन जो है ये ना सिर्फ यहाँ पर फाइट और टैलेंट्स को चूज करने के लिए बल्कि यहाँ पर रिसोर्सेज को चूज करने के लिए भी है। यहाँ पर रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। जिस हिसाब से तुम लोग कंपटीशन में अपनी रैंकिंग को हासिल करते हो उसी हिसाब से यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे एम्पायर्स दिए जाते हैं। तुम्हारे जो गार्डियन सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पर एम्पायर्स का मालिक बनाया जाता है और उनको रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। सिस्टर जून से कहते हैं कि अगर तुम्हारा डिमोनिक सेक्टर जो है ये मिडिल 3 सेक्टर्स में पहुंच जाता है तो उसका मतलब यह है कि तुम लोग टिंजू एम्पायर की मलकियत को खो दोगे और तुम्हें यहाँ पर कोई नया एम्पायर मिलेगा। हो सकता है कि तुम्हें पूरे का पूरा सिंगल एम्पायर मिल जाए। अभी फिलहाल के लिए तुम 3 सेक्टर मिलकर एक एम्पायर को कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि उसके रिसोर्सेज तुम्हें मिलते हैं। जू फैन भी इसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है कि ये बात तो वाकई में सच है कि टिंजू एम्पायर के ऊपर 3 गार्डियन सेक्टर्स हैं, यानी कि वो 3 बड़े सेक्टर्स जो है वो टिंजू एम्पायर से रिसोर्सेज लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अपर सेक्टर्स की बात करें तो उन सभी के पास अपना अपना पूरे का पूरा एक एम्पायर है। इससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर लोअर टॉप 3 सेक्टर्स में से हो तो टॉप 3 सेक्टर्स में से भी यहाँ पर उनको रिसोर्सेज के हिसाब से यानी कि उनकी पावर लेवल्स के हिसाब से रिसोर्सेज बांटे जाते हैं। जैसे कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर है वो सबसे लोअर पर आता है और उन लोगों के पास इस वक्त पूरे का पूरा क्वान रोंग एम्पायर है। क्वान रोंग एम्पायर वो उनको क्यों दे दिया गया, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। वो सिर्फ और सिर्फ एक जंगल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ बीस्ट होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से हमारा टिन्यानजू एम्पायर है जिसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिसोर्सेज के हिसाब से भी और तुम्हारी पावर लेवल्स के हिसाब से भी तुम्हें यहाँ पर रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। मैं ये बात तो याद ही होगी कि हमारे एम्परर ने किस तरह क्वान रोंग की आर्मी के साथ डील करने की कोशिश की थी और उन्हें साथ ही अपना एक हिस्सा देने की कोशिश की, यानी टिन्यानजू एम्पायर की जमीन का एक टुकड़ा उन्हें देने का वादा किया था। लेकिन ये बात वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि वो जहां पर ये बात तीनों बड़े सेक्टर से क्यों छुपा रहे थे। वो गार्डियन सेक्टर से ये बात इसलिए छुपा रहे थे कि एक बार जहां पर डबल ड्रैगन मैनर ने जो फैसला कर दिया कि उन्हें कौन कौन से रिसोर्सेज एलोकेट किए जा रहे हैं, जब तक जहां पर दोबारा कंपटीशन में हिस्सा लेकर उन्हें रिसोर्सेज की अदल बदल नहीं की जाएगी
कि तब तक वो लोग अपने रिसोर्सेज को किसी दूसरे को नहीं दे सकते। ये पत्थर के ऊपर लकीर की तरह होता है, ये फैसला यहीं पर होता है, इसी जगह पर होता है। अगर मेरे फादर चाहते भी तभी वो यहाँ पर अपनी जमीन का टुकड़ा जो था वो बीस्ट टेमिंग सेक्टर या फिर क्वान रॉन्ग एम्पायर को नहीं दे सकते थे। डबल ड्रैगन गैदरिंग में ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर सेक्टर्स आपस में फाइट ना करते रहे, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होती है, सभी सेक्टर्स एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। तो मां ज़ू ये बात सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ना सिर्फ टैलेंट्स को चूज किया जाता है बल्कि यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। डबल ड्रैगन मैनर के लोग जो है यहाँ पर इसी वजह से इस कंपटीशन को रखते हैं, वो सबसे ज्यादा हाई एंड माइटी बनकर ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ पर नीचे के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी लोगों को खुद रिसोर्सेज अलोकेट करते हैं ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ फाइट ना करें, उन्हें यहाँ पर किसी के साथ डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करनी पड़े। और डबल ड्रैगन मैनर के लोग जो है वो खुद यहाँ पर आराम से बैठकर अपने आप को कल्टीवेट करते रहे और अपनी पावर्स को बढ़ाते रहे। तो बिल्कुल ऐसी है जहाँ पर पूरे का पूरा डबल ड्रैगन मैनर जो है वो बाकी के सभी 9 सेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। ज़ू फैन जब वहाँ पर ये सारी बातें सोच रहा होता है, इसी के साथ उस साइड के ऊपर से आवाज आती है, उससे आवाज आती है, कोई कहता है कि यहाँ पर तो इन सभी इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। तुम्हारा ज़ू फैन काफी हैरान होता है, जल्दी से साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर वही ड्रंकर्ड बैठा होता है, यानी कि वही मास्टर बैठा होता है जो हर वक्त वाइन पीता रहता है। तो वो मास्टर कहता है कि पता नहीं डबल ड्रैगन मैनर के लोग अपने आप को क्या समझते हैं, इन्हें लगता है कि वो गार्ड बन गए और सभी लोगों को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि सीनियर आप कब यहाँ पर आए और कब से यहाँ पर हमारी बातें सुन रहे हैं, क्या आप यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर से हैं? तो ये बात सुनने के बाद वो सीनियर आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं डबल ड्रैगन मैनर से हो सकता हूँ? यहाँ पर हमारी एपिसोड 537 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 538 के साथ हाजिर हूं। इस बार तो बुक ऑफ एस्पर की टीम ने तो यहाँ पर मौज ही करवा दी है। चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ू फैन जो होता है सीनियर ड्रंकर्ड से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर से हो? तो वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं डबल ड्रैगन मैनर से हूँ? फिर साथ ही उसे कहता है कि हाँ तुमने ठीक समझा, कभी मैं यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर का एक हिस्सा हुआ करता था। तो हमारा ज़ू फैन जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसने कहा कि डबल ड्रैगन मैनर का अब हिस्सा नहीं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसे निकाल दिया गया, इसे सेक्टर से निकाल दिया गया। तो फिर यहाँ पर सेक्टर में आया कैसे, इसे यहाँ पर एंट्री मिली कैसे? क्योंकि अगर यहाँ पर निकाला हुआ डिसाइपल है तो फिर तो इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, यानी कि इसे सेक्टर के अंदर एंट्री मना होनी चाहिए। तो इसी के साथ ही वो सीनियर आगे ससना शुरू कर देता है और कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे यहाँ पर आने से रोक सके। अगर ये सभी लोग मिलकर भी मुझे रोकना चाहें तब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे रोक सकता है। अपर 3 सेक्टर्स तो सिर्फ अपर 3 सेक्टर्स हैं, बल्कि इस पूरी दुनिया में भी कोई नहीं है जो मुझे रोक सकता है। तो ज़ू फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि इसकी स्टेटमेंट काफी ज्यादा बोल्ड और काफी ज्यादा एरोगेंस से भरी हुई है। ऐसे लगता है जैसे ये कोई क्रिमिनल है, क्योंकि इसकी बातों से 2 ही बातें वाज़ी होती है। पहली बात तो यह कि इसे सेक्टर से निकाल दिया गया और दूसरी बात यह कि ये कोई क्रिमिनल हो सकता है जिसकी वजह से इसने कोई क्राइम किया था और इसे सेक्टर से निकाल दिया गया था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इसकी बातें जानी पहचानी सी लग रही हैं। जिस तरह से ये बातें कर रहा है मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है। तो प्रिंसेस निंग हमारे ज़ू फैन से पूछती है कि ये बंदा कौन है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। जबकि दूसरी तरफ से वो सीनियर उसे कहता है कि लड़के तुमने मुझे वाइन दी थी और तुमने मुझे वाइन देकर मुझे एक फेवर किया था और ऊपर से तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आए, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पास यहाँ पर इन लड़कियों की तो प्रिंसेस टियानजू तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और इसी के साथ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी बातें सुन ली, तुम यहाँ पर क्या कह रही थी? तुम अपने एम्पायर के बारे में और अपने डैड के बारे में बातें कर रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैड ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो गलत था या फिर सही था? तो प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सिस्टर यून की तरफ देखती है, फिर साथ उसे कहती है मेरे फादर ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो बहुत ज्यादा गलत था। उसने अपनी पूरी की पूरी नेशन को यहाँ पर बेच दिया, उसने पूरी नेशन को खतरे में डाल दिया सिर्फ और सिर्फ एक लैंड का टुकड़ा जो था वो क्वान रॉन्ग की आर्मी को देकर, यानी क्वान रॉन्ग के कंट्री को देकर उसने यहाँ पर हम सभी लोगों को खतरे में डाल दिया था। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम तो वाकई में एक राइटियस प्रिंसेस हो जो अपने बाप के किए को भी गलत कह रही हो। फिर साथ ही उसे कहता है अगर मैं तुमसे ये कहूं कि उसने जमीन का टुकड़ा उन लोगों को वैसे ही दे दिया होता और आर्मी जो है यानी कि क्वान रॉन्ग की आर्मी तुम्हारे एम्पायर के अंदर नहीं आती तो क्या ये ठीक था? प्रिंसेस निंग उसे कहती है ये दोनों बातें तो बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर अपनी लैंड का हिस्सा तो उन्हें दिया ही जा रहा है। तो वो कहता है नहीं बच्ची, यहाँ पर ये दोनों बातें सेम नहीं है बल्कि अलग अलग हैं। करो कि क्वान रॉन्ग की आर्मी को तुम्हारे एम्परर अपनी कंट्री के अंदर घुसा देते चाहे कैसे भी, वो यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे कंट्री में तबाही मचा देते और सभी लोगों को मारना शुरू कर देते और बदले में उन्हें यहाँ पर जमीन का एक टुकड़ा मिल जाता। लेकिन अगर यहाँ पर एम्परर ने सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा दे देते और बदले में उन्हें ये कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर नहीं आना, यानी हमारे एम्पायर में आकर इस तरह की गलती मत करना कि लोगों को मत
मारना। तो ये दोनों बातें तो काफी ज्यादा अलग हो गई ना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि दोनों बातें काफी अलग हैं? वैसे भी तुम्हारे पूरे के पूरे टियानजू एम्पायर की जितनी भी लैंड्स और जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी तुम्हारे रॉयल एम्पायर की तो ही है, यानी कि वो एम्परर से बिलोंग करती है और जो वो सारी की सारी एम्परर की हुई। वहां पर जितने लोग काम करते हैं वो सारे के सारे अपनी सारी जिंदगी वहां पर अपने लॉर्ड्स को खुश करने में लगा देते हैं। वो सारी जिंदगी वहां पर उन जमीनों को अपना समझते रहते हैं, लेकिन एंड के ऊपर एक एम्परर जो होता है वो फैसला करता है और जहां पर जमीन का जो भी टुकड़ा वो देना चाहे वो किसी को भी दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी लोगों की उसे बिल्कुल परवाह नहीं है, यानी कि एम्परर्स को तुम्हारे लोगों की परवाह नहीं होती। जिस तरह यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के लोगों को अपने से नीचे जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें से किसी की परवाह नहीं है। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें करेक्ट करने की जरूरत है। डबल ड्रैगन मैनर जो है ये यहाँ पर अपने आप में रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। डबल ड्रैगन मैनर बाकी के सभी सेक्टर्स को बैलेंस एंड चेक में रखता है और किसी को आपस में बिला वजह फाइट करने नहीं देता। मुझे लगता है कि ये लोग सही काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर जैसी पावरफुल फोर्स ना हो तो मुझे लगता है कि वेस्टर्न लैंड के लोग जो है वो हमारी लैंड्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे, वो यहाँ पर आकर इन्वेड करेंगे और लोगों को मार डालेंगे, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये बात सुनने के बाद वो सीनियर जो होता है चलाकर उसे कहता है ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। तुम्हें क्या लगता है कि डबल ड्रैगन मैनर के लोगों को तुम्हारी परवाह है, तुम्हारे किसी सेक्टर की परवाह है, या फिर तुम में से किसी सेक्टर के या एम्पायर के लोगों की परवाह है? सिर्फ और सिर्फ अपनी सेक्रेट माइंस को गार्ड करने की परवाह है। वो सिर्फ और सिर्फ सेक्रेट माइंस के पीछे घूमते रहते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी सेक्रेट माइंस चाहिए। यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक हो भी जाता है तो इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही मान लो कि वेस्टर्न लैंड्स के लोग जो हैं वो हमारी लैंड्स के ऊपर आकर कब्जा करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि उन्हें यहाँ पर क्या चाहिए होता है, वो किस लिए कब्जा करते हैं? वो लैंड्स यानी कि प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज के लिए कब्जा करने के लिए आते हैं, ना कि यहाँ पर लोगों के लिए। अगर लोगों को यहाँ पर रखा भी जाएगा तो उन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता है। यही असल यहाँ की हकीकत है कि ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए काम करते हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए। तो वहां पर गुस्से के साथ जब बात करता है दोनों लड़कियां काफी घबरा जाती है। तो वो कहता है प्लीज मुझे माफ करना, जब भी मैं यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर की हरकतों के बारे में बात करता हूँ तो मैं अपना आपा खो देता हूँ और इसी तरह गुस्से के साथ बात करना शुरू कर देता हूँ। तो प्लीज मुझे माफ करना। मैं भी तुम लोगों की तरह ही हुआ करता था, मेरी सोच भी तुम्हारे जैसी हुआ करती थी। जब मैं यहाँ का एक डिसाइपल हुआ करता था उस वक्त मैं बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। उस वक्त मेरे माइंड में भी इस तरह के कोई सवाल नहीं थे, लेकिन उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग की वजह से चेंज हो गया, सिर्फ एक बंदे की वजह से। तो प्रिंसेस उसे कहती है मुझे लगता है कि एक लड़की की वजह से चेंज हुए। तो वो कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तो प्रिंसेस कहती है ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, हमेशा ही तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए नवाबजादू और बिगड़े हुए लड़कों को सिर्फ और सिर्फ एक लड़की बदल सकती है। तो वो आगे से शर्माते हुए उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि प्रिंसेस तुमने यहाँ पर कितने सारे लड़कों की जिंदगी बदली है, क्योंकि तुम भी तो एक लड़की हो ना। तो प्रिंसेस कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैंने आज तक किसी लड़के को भी नहीं बदला और मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन बदल नहीं पा रही। वो ज़ूफेन की तरफ देखकर बात कर रही होती है। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि सीनियर ये तो बच्ची है, इसकी बातों को छोड़े, आप मुझे ये बताएं आपकी स्टोरी क्या है और आप यहाँ पर किस लड़की की बात कर रहे हैं? तो वो उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ। और फिर साथ ही उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि यहाँ पर जोड़े आसमानों पर बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पर प्यार जैसी चीज के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी में भी कोई आया था, एक प्रिंसेस थी जो बहुत ज्यादा नादान और नटखट सी थी। उसे यहाँ पर किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी और हमेशा अपने मन की करती थी। तो उस प्रिंसेस को देखने के बाद मेरा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। वो हालांकि बहुत ज्यादा बेवकूफी वाली हरकतें करती रहती, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लगी। वो एक ऐसी बेवकूफ लड़की थी जो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की केयर करती थी, यहाँ तक कि उसे अच्छी तरह से पता होता था कि उसके लोग उसे धोखा दे रहे हैं और हमेशा वो उनके जाल में फंस जाती थी, लेकिन फिर भी वो उनका साथ देती थी और उसे अपने किए के ऊपर कोई पछतावा भी नहीं होता था। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि सीनियर मुझे लगता है कि इस तरह के लोग जो होते हैं, जो लोग यहाँ पर दूसरों के स्कैम्स में फंस जाते हैं और बहुत ज्यादा फूल होते हैं यानी बेवकूफ होते हैं, उनके एंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है कि वो मर जाते हैं। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम मेरी कहानी को पूरा होने दोगे या नहीं? तो फिर साथ ही उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं आगे सुनाता हूँ। तो वो कहता है कि एक लड़की जो होती है वो पानी की तरह होती है, हमारे जैसे हार्ड मास के लड़कों को बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद पानी की जरूरत पड़ती है, यानी कि जहाँ पर अपने आप को कंफर्ट पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। हालांकि उस लड़की की वजह से मैं बहुत टाइम बहुत ही बुरी मुश्किल में फंसा, यानी कि उसको बचाने के चक्कर में मेरी तो कई बार अपनी वाट लग गई, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर उसको प्यार करना नहीं छोड़ा। और आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि उस वक्त मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था जो उसका सारे का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाना चाहता था। हो सकता है कि उस वक्त मैं आसमानों के ऊपर उड़ रहा था, उसके प्यार में पागल हो चुका था। तुम्हारा ज़ूफेन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था कि मेरे और सिस्टर चूचू के केस में भी तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और इसी के साथ ही उसे कहता है लेकिन बहुत ही जल्दी मुझे इस बात का एहसास हो गया, चाहे मैं यहाँ पर अल्टीमेट पावर को क्यों ना हासिल कर लूं, लेकिन जिसको मैं नहीं बचा सकता उसे मैं नहीं बचा पाऊंगा। उस साल हुआ ये कि उनके नेबरलैंड ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनके होमलैंड के ऊपर अटैक किया, यानी प्रिंसेस का जो एम्पायर था उसके ऊपर अटैक हो गया। तो वहां पर उनका जो गार्डिंग सेक्टर था उसने देखा कि उनकी जमीन जो है बिल्कुल सेफ है, यानी कि वो रिसोर्सेज के लिए अटैक नहीं कर रहे बल्कि यहाँ पर अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए उनको मार रहे हैं। तो उस जो गार्डिंग सेक्टर था उस गार्डिंग सेक्टर ने आगे बढ़
बढ़कर उनकी मदद नहीं की। और जब तक मैं वहां पर पहुंचा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी कि हमारे यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर में एक रूल था, एक ऐसा रूल कि हम लोग यहाँ पर बार बार अपने सेक्टर को छोड़कर दूसरे सेक्टर्स या दूसरे एम्पायर्स में जाकर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और मैं पहले यहाँ पर उस लड़की के लिए इस रूल को काफी बार तोड़ चुका था, इसी वजह से मुझे डिवाइन पनिशमेंट के लिए वापस बुलाया गया। तो मैं उस वक्त डिवाइन पनिशमेंट के लिए वापस एल्डर्स के सामने अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ मेरे प्यार को वहां पर बहुत ही बेदर्दी के साथ मारा जा रहा था। के बाद अपनी सजा पूरी करने के बाद जब मैं वहां पर पहुंचा उनके एम्पायर में, तो हर एक चीज जल रही थी। वहां पर आग का एक समुद्र था और इसी आग के समुद्र के बीचों बीच वहां पर मुझे अपनी प्रिंसेस की लाश मिली, तो वो मर चुकी थी। और जहां पर हमारी एपिसोड 538 का एंड होता है, तो सीनियर की जो स्टोरी है जो तो वाकई में काफी ज्यादा दुखी वाली है। तो बेचारे को तो काफी बड़ा सदमा लगा हुआ है। तो हो सकता है कि इससे आगे वाली एपिसोड भी आए, तो अगर आएगी तो उसको भी एक्सप्लेन करूंगा और काफी मजा आएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 539 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हम लोग उस महान ड्रंकर्ड की कहानी सुन रहे थे, यानी सीनियर की कहानी सुन रहे थे। तो सीनियर अपनी कहानी के एंड के ऊपर सुनाता है कि जब वो वहां पर उस एम्पायर में वापस पहुंचा तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी यानी वो प्रिंसेस जो थी वो मर चुकी थी। हमारी प्रिंसेस निंग जो होती है उसकी कहानी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही होती है। वो कहती है कि बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ, प्रिंसेस के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। तो हमारा ज़ूफैन कहता है कि लगता है प्रिंसेस यहाँ पर इसकी लव स्टोरी सुनना चाहती है। इसके साथ ही सीनियर उनसे कहता है कि जब मुझे वहां पर पनिशमेंट के लिए वापस बुला लिया गया तो मैं वहां पर प्रिंसेस को बाय बोलने के बाद वापस आ गया। तो जब मैं यहाँ पर वापस अपने सेक्टर में आ गया तो उसी के बाद उन सभी लोगों ने अपने प्लान को एक्टिवेट किया। उन लोगों ने यानी कि उनके नेबर कंट्री ने उनके पर अटैक कर दिया। मेरे वहां पर रहते हुए उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो वहां पर अटैक कर सके। दूसरे नेबरिंग कंट्री के जो बुड्ढे खूसर थे वो कुछ ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा ट्रिकी थे। वो यहाँ पर प्रिंसेस को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट कर रहे थे और बहुत ही बुरी तरह से उसे हैरास कर रहे थे। वो उसे यहाँ पर इस बात का डर दे रहे थे कि वो यहाँ पर लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार डालेंगे, किसी एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और प्रिंसेस जो थी उनकी इन बातों में आ गई। प्रिंसेस को लगा कि ये लोग वाकई में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त उनके एम्पायर को वहां पर डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन वहां से हजारों मील दूर पहाड़ी इलाका था। उस पहाड़ी इलाके के अंदर अगर वो सभी लोग चले जाते तो वहां पर वो बिल्कुल सेफ रह सकते थे। वहां पर उनको डिफेंड करना बहुत ज्यादा आसान था। तो प्रिंसेस ने क्या किया, प्रिंसेस ने एम्परर की सील को चोरी किया और जाकर नेबरिंग कंट्री के एल्डर्स के साथ एक डील कर ली। उनके साथ डील कर ली कि वो इस सारे का सारा इलाका जो है उनको दे देंगे, लेकिन उनके लोगों को सेफली उन माउंटेन्स के एरिया में जाकर रहने दिया जाए ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। और जब तक एम्परर को इस बारे में पता चला तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि नेबरिंग कंट्री के पास पहले से उसकी सील आ चुकी थी। तो उन्होंने यहाँ पर अंदर घुसकर पूरे इलाके के ऊपर हजारों माइल्स के ऊपर कब्जा कर लिया। और प्रिंसेस जो थी जो ये सोच रही थी कि वो अपने लोगों को बचा सकती है माउंटेन्स के अंदर जाकर, उसका ये प्लान भी फेल हो गया। और वो सेक्टर जो कि इनकी प्रोटेक्शन का जिम्मेदार था, उनको जब इस सबके इंसिडेंट के बारे में पता चला कि ये सब कुछ प्रिंसेस की वजह से हुआ है, तो वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। यहाँ तक कि उसकी अपनी फैमिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उन लोगों ने प्रिंसेस को अपनी फैमिली से एग्जीक्यूट कर दिया, उसे फैमिली से बाहर निकाल दिया। तब तक मुझे इस खबर के बारे में पता चला कि प्रिंसेस को उसकी फैमिली से भी निकाल दिया गया और उसके ऊपर गद्दारी का लेबल लगा दिया गया है। और मैं जल्दी से भागता वापस आया। जब तक मैं वहां पर वापस पहुंचा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जब मैं वहां तक पहुंचा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। आग की लपटों में उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा पछताया कि मैं वापस गया ही क्यों था। तो वहां पर जाने के बाद जब मैंने लोगों के रूमर सुने, मुझे पता चला कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है। तो मुझे पता चला कि इंपीरियल फैमिलीज के लोगों ने यहाँ पर इसके साथ ये सब कुछ किया। उन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने गद्दारी की और इसी वजह से इसे घर से निकाल दिया गया। तो मेरा ज़ूफैन उसकी बात सुनने के बाद से बीच में टोकता और कहता है तो ये सब कुछ बेवकूफ लड़की की वजह से हुआ। तो सीनियर उसे घूर कर देखता है तो वो कहता है मेरे कहने का मतलब ये था कि ये सब कुछ उस लड़की के खिलाफ प्लान किया गया था, उस लड़की को मारने के लिए या फिर उसे यहाँ पर से निकालने के लिए। तो मेरा ज़ूफैन उसे कहता है कि मुझे पता नहीं कि मुझे यहाँ पर कुछ कहना चाहिए या नहीं, पर मैं कह ही देता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह के ऊपर होता तो उस लड़की को छोड़कर वापस आने से पहले मैं दूसरी साइड के ऊपर जाता और उन सभी लोगों को डरा कर आता। उन सभी में से कुछ एक दो को मार डालता और उन्हें बताता कि अगर तुम में से किसी ने भी इस लड़की को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं वापस आऊंगा और तुम सभी को मार डालूंगा। हो सकता था कि तुम्हारे सेक्टर के लोग इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा सजा देते, लेकिन कम से कम दूसरी कंट्री के लोग जो थे वो तुम्हारी प्रिंसेस के साथ ये सब कुछ नहीं करते और वहां पर आकर उसके लोगों को और उसको नहीं मारते। उन सभी लोगों को इस बारे में अंदाजा हो जाता है कि तुम यहाँ पर रूल्स के साथ बाउंड नहीं हो और तुम यहाँ पर अपने सेक्टर की भी नहीं मानोगे, यानी रूल्स को तोड़कर उन सभी को मारने के लिए वहां पर जरूर जाओगे। जैसे उन लोगों को इस बात का अंदाजा हुआ कि तुम्हें सेक्टर के ऑर्डर्स हुए और तुम सेक्टर में वापस चले गए, तो उन्हें पता चल गया कि तुम सेक्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करते हो और तुम यहाँ पर दोबारा नहीं आ पाओगे अगर सेक्टर तुम्हें वहां पर ये कहता है कि तुम उस लड़की को छोड़ दो या फिर उनके पर अटैक मत करना। इसकी वजह से उन लोगों की हिम्मत बढ़ी, उन लोगों ने सब कुछ किया क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा नाइव और फूल थी। इसी वजह से उन्होंने उसको टारगेट किया और उसको बेवकूफ बनाया और उसके पास से एम्परर की सील ले ली। अगर शुरुआत में ही तुम उन सभी के सामने इस तरह से ट्रीट करते हो उन सभी को कि उन सभी को भी अंदाजा होता कि भाई
ये कुछ भी कर सकता है, ये रूल्स को तोड़कर हमें मार भी सकता है, तो वो कभी भी यहाँ पर तुम्हारी पीठ पीछे ये सब कुछ करने की हिम्मत भी नहीं करते। तो सीनियर उसे कहता है कि काश मैंने भी यहाँ पर तुम्हारी तरह का दिल रखा होता तो तब मैं भी यहाँ पर ये सब कुछ कर पाता, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ज्यादा नाइव था। उस वक्त बहुत सारे ऐसे राइटियस लोग थे जो कि मेरे रास्ते की रुकावट थे, बहुत सारे एल्डर्स थे जिनकी वजह से मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया। साथ ही वो ये बात करते ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जबकि हमारा ज़ू फैन सोच रहा होता है कि ये सीनियर यहाँ पर लाइन क्रॉस करता जा रहा है, हमें इसे यहीं पर रोकना होगा। जबकि प्रिंसेस उसे कहती है आगे बताओ, फिर आगे क्या हुआ, तुमने आगे क्या किया। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैंने उसके बाद क्या करना था। मैं अपने सेक्टर से जब वहां पर वापस आ, मुझे पता चला कि प्रिंसेस मर चुकी है, तो फिर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसके बाद मैं उनके एनिमी कंट्री के अंदर चला गया, यानी कि उस कंट्री ने जिसने इनके ऊपर अटैक किया था, मैंने वहां पर जाकर तबाही मचा दी, उनकी पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को मार डाला और साथ ही उस सेक्टर को, जिस सेक्टर की प्रोटेक्शन में ये लोग थे, उस पूरे के पूरे सेक्टर को आग में जला डाला। वहां पर आग का एक समुद्र था और वो सभी लोग जलकर मर गए। तुम्हारा ज़ू फैन उसकी बात सुनने के बाद वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है मजा आ गया। जब ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर ये बात कर रहे हो कि तुम्हें मजा आ गया, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुम ये कह रहे थे कि तुम यहाँ पर अगर होते तो तुम सिर्फ उनको डरा कर आते। तुम्हारा ज़ू फैन उसे कहता है कि तुम्हारी तरह कम से कम मैंने किसी को जान से तो नहीं मारा, मैंने किसी लड़की के लिए यहाँ पर पूरे के पूरे सेक्टर को तबाह तो नहीं किया, मैं अभी भी यहाँ पर राइडियस हूँ। तो मुझे कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि तुम्हारे पास काफी सारे रिसोर्सेज है, तुम्हारे पास काफी सारी मिस्टीरियस पावर्स हैं और साथ ही तुम काफी ज्यादा माइंडफुल भी हो, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज है जो वो ठीक नहीं है और वो तुम्हारा दिल है। तुम्हारा दिल जो है वो सही बात के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी यहाँ पर तुम्हें ब्लेम कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि तुम तो डिमोनिक पाथ के ही एक डिसाइपल हो। और अगर मैं यहाँ पर किसी राइटियस पाथ की बात करूँ तो राइटियस पाथ के लोग जो होते हैं असल में उनके दिल भी यहाँ पर डेविलिश होते हैं। जैसे कि तुम यहाँ पर मुझे ही देख लो, कभी मैं भी राइटियस हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से मैंने जब यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के लोगों को ऑफेंड कर दिया, क्योंकि उन लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, मैंने फिर से रूल्स को तोड़ा और जाकर पूरे के पूरे सेक्टर्स को बर्बाद किया। तो उसके बाद ये लोगों ने मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की। तो जब इन लोगों ने मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की तो मुझे कौन अरेस्ट कर सकता था, क्योंकि मैं उस वक्त तक महान बन चुका था, मैं एक महान हीरो था। और उसके बाद मैं यहाँ पर से भाग गया और यहाँ से भागने के बाद मैंने 10 सेक्टर्स के साथ फाइट मोल ले ली और बाकी के जो 9 सेक्टर्स थे वो सारे के सारे मेरे खिलाफ हो गए। बाकी के 9 सेक्टर्स में भी एक एक करके मैं वहां पर गया और सभी के ऊपर जाकर अपना गुस्सा उतारा। हालांकि मुझे पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ मोमेंटरी इवेंट है, यानी कि जब मैं गुस्सा उतार रहा हूँ इससे कुछ भी बदलने वाला तो नहीं है, क्योंकि जिसको मैं चाहता था वो तो मर चुका है। प्रिंसेस से कहती है तो फिर बताओ कि तुम इस सब दर्द से कैसे बाहर निकले, सब दुख से तुम कैसे बाहर निकले, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई चला जाता है तो आप उसके बाद बहुत ज्यादा डिस्पेयर में चले जाते हैं। तो वो उसे कहता है कि उससे निकलना आसान नहीं था, लेकिन इससे निकलने में भी उसी ने मेरी मदद की, उस प्रिंसेस ने इस सब से निकलने में मेरी बहुत ज्यादा मदद की है और आज यहाँ पर तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो उसी की वजह से है। तो सीनियर उसे कहता है कि जब यहाँ पर मैं गुस्से के साथ आग बगोला हो चुका था, सभी सेक्टर्स को ऐसे ही जहाँ पर भी दिल करता मार डालता, उन सभी के साथ पंगा ले चुका था, उस वक्त उसकी पर्सनल नौकरानी मुझसे मिली जो कि सारी जिंदगी उसको सर्व करती रही थी। उसके पास उसका एक लेटर था जो कि मरने से पहले उसने एक लेटर लिखा था और उस लेटर को पढ़ने के बाद मेरी आंखें खुली, मुझे पता चला कि उसे सब कुछ पता था, ये कोई धोखा नहीं दिया गया था, बल्कि उसे सब कुछ पता था कि ये दूसरे कंट्री के लोग उसके खिलाफ कौन सी साजिश कर रहे हैं। सब कुछ जानने के बावजूद उसने सिर्फ और सिर्फ एम्परर की सील एनिमी कंट्री को इसलिए दी थी क्योंकि उन लोगों ने वादा किया था कि एक बार जब वो लोग उनकी लैंड्स के ऊपर कब्जा कर लेंगे तो उनकी नेशन के जितने लोग हैं वो सारे के सारे उनके लोग बन जाएंगे और वो उनको नहीं मारेंगे। और इसी वजह से प्रिंसेस जो थी उनके साथ डील कर ली और इस डील की वजह से, लेकिन एंड के ऊपर वो खुद भी नहीं बच पाई। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद मेरा गुस्सा कुछ शांत हो गया, क्योंकि ये सब कुछ वो खुद जानती थी, तो इस वजह से मेरा गुस्सा शांत हुआ। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना जहाँ पर मैं उसके सपने को पूरा करूं। उसका सपना ये था कि आम लोग भी जहाँ पर शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। हालांकि ये कहना बहुत ज्यादा आसान है कि आम लोग जहाँ पर शांति से जिंदगी गुजार सके, लेकिन इसको अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो ज़ू फैन से कहता है कि लड़के तुमने जहाँ पर ये कहा कि डबल ड्रैगन मैनर के जो लोग हैं ये बाकी के सभी सेक्टर्स को यहाँ पर स्टेबलाइज करके रखते हैं और जहाँ पर शांति बनाए रखते हैं, तो तुम्हारी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन अंदर से ये लोग अपने मकसद के लिए काम करते हैं। वो प्रिंसेस से कहता है कि तुम्हारे फादर अगर वहां पर अपनी लैंड का कुछ टुकड़ा जो है वो क्वाड्रांग को दे देते तो फिर ठीक था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उनके साथ सौदा करके गलत किया कि उनकी आर्मी को अपने सेंट्रल प्लेन्स के अंदर ले आए। लेकिन ये दोनों बातें जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर अंदर में वही एक डेविल छुपा हुआ है जो कि सभी लोगों से ये सारे काम करवाता है। प्रिंसेस से कहती है इसमें गलती क्या है, यहाँ पर एम्पायर का काम ही होता है कि अपनी नेशन के लोगों की जान बचाना, अपने नेशन के लोगों को प्रोटेक्शन देना, और अगर हम लोग यहाँ पर एक लैंड का टुकड़ा देकर अपने लोगों की जान बचा सकते हैं तो क्या ये ठीक नहीं है। ये बात सुनने के बाद सीनियर जो होता है आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़की तुम्हारी इनसाइट वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है, तुम मेरी उस लड़की की यानी तुम मेरी उस गर्लफ्रेंड के जैसी बिल्कुल वैसी बेवकूफ हो, लेकिन तुम बाकी के सभी लोगों से काफी ज्यादा बेहतर हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 539 का एंड होता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 540 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सीनियर जो होता है वो यहाँ पर हमारी प्रिंसेस की काफी ज्यादा इंसल्ट कर देता है। उससे कहता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा बेवकूफ भी हो, बिल्कुल उसी लड़की की तरह जिस तरह मैं प्यार करता था। इसी के साथ वो सीनियर उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा बेवकूफ बनाया गया है। जब मैं अपने प्यार के साथ था उस वक्त मैंने उससे कहा था कि मैं उसके लिए कैसी दुनिया बनाऊंगा जो बिल्कुल परफेक्ट होगी, लेकिन उसके बाद मुझे मिला क्या, मैं ना तो उसके सपने को पूरा कर सका और ना ही मैं यहाँ पर उसको बचा सका। एंड के पर मेरा प्यार मेरे हाथ में मरा पड़ा था, यानी कि मेरी प्यार जो थी यानी वो लड़की मर चुकी थी। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही हूँ। तुम्हारा ज़ूफेन आगे बढ़ता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, हंसते हुए कहता है कि सीनियर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर हमसे और ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा मर्द जो होते हैं अपने प्यार के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं और इस तरह की झूठी बातें बोलते हैं। इसी के साथ ही सीनियर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे ये बात कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर असली के बेशरम तो तुम हो। तुम क्या यहाँ पर हमेशा से सच बोलते आए हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने उससे भी हमेशा सच बोला था? और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे दिल के बारे में जानता हूँ कि तुम्हारा दिल जो है वो राइटियसनेस के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर से वो राइट भी नहीं है, क्योंकि तुम भी यहाँ पर किसी से कभी प्यार करते थे। मुझे लगता है कि तुम किसी ऐसी लड़की की तलाश में हो जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो और कभी तुम्हारे पास ऐसी थी। मुझे तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी कोई ऐसी थी जो कि बहुत ज्यादा काइंड थी, यानी कि वो दूसरों की परवाह किया करती थी, दूसरों की परवाह के लिए वो यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार थी। तुम्हारे ज़ूफेन को ये बात सुनने के बाद झटका लगता है और इसी के साथ ही उसे वो लड़की याद आती है और इस लड़की का नाम अब मैं भूल चुका हूँ, लेकिन यही वो लड़की थी जिसके लिए हमारे ज़ूफेन ने बेजर्क होकर फाइट की थी और साथ ही उसने अपने बाजू को भी गवा दिया था। तुम्हारा ज़ूफेन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था, मुझे लगता है कि इस बेचारे को यहाँ पर बहुत ही गहरा दुख पहुंचा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की दुखी दुखी बातें कर रहा है। लेकिन इसी के साथ ही सीनियर की वहां पर वाइन खत्म हो जाती है, तो वो कहता है कि मेरी वाइन यहाँ पर खत्म हो गई और मुझे और चाहिए होगी, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। मुझे तुम यंग फॉक्स के साथ मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम्हारे जैसे यंग बच्चों के साथ बात करके मुझे काफी अच्छा लगा और तुम लोगों ने यहाँ पर बड़ी प्यार से मेरी कहानी को सुना। इसी वजह से अगली बार मैं यहाँ पर जब तुमसे मिलूंगा तो तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी तो मैं जरूर करूंगा। फिर साथ ही उनसे कहता है कि मुझे लगता है अगर तुम्हें यहाँ पर किसी बड़े सेक्टर के साथ पंगा लेना हो या फिर किसी बड़े सेक्टर को तबाह करना हो तब मुझे याद करना, क्योंकि छोटे मोटे कामों के लिए मैं यहाँ पर अपना हाथ नहीं बढ़ाने वाला, ना ही तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर बड़े काम करने के लिए बना हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फ्री में ये काम नहीं करूंगा, यानी कि अगर तुम किसी बड़े सेक्टर को बर्बाद करवाना चाहते हो तो बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तो ज़ूफेन कहता है सीनियर क्या है जो आपको चाहिए? तो सीनियर उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक चीज चाहिए, मुझे एक पेंटिंग चाहिए। वो एक ऐसी पेंटिंग है जिसको मैंने खुद अपने हाथ से बनाया था, मैंने अपने प्यार के लिए उस पेंटिंग को बनाया था और बहुत ही कमाल की पेंटिंग थी, लेकिन उसके बाद से वो पेंटिंग गायब हो गई है, यानी कि उस लड़की के मरने के बाद से वो पेंटिंग मुझे दोबारा कभी नहीं मिल पाई। और यहाँ तक कि मैंने तो एक पोस्टर भी छपवाया था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो भी मेरे लिए उस पेंटिंग को ढूंढ कर लाएगा मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे उसे यहाँ पर सारी दुनिया क्यों ना चाहिए होगी, मैं उसे सारी दुनिया जीत कर दे दूंगा। लेकिन अफसोस कि कोई भी यहाँ तक उस पेंटिंग को ढूंढ कर नहीं ला पाया। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि सीनियर वो पेंटिंग कैसी दिखती है, क्या तुम उस पेंटिंग के बारे में कुछ बता सकते हो, शायद हम लोग तुम्हें वो ढूंढ कर दे सकें। तो वो उसे कहता है कि वो पेंटिंग जो है वो काफी ज्यादा फेमस है और मुझे लगता है कि तुमने उस पेंटिंग को शायद कहीं पर देखा होगा, वो हमारी नेशन की पिक्चर है। और इसी के साथ ही सीनियर वहां पर से गायब हो जाता है और ये सुनने के बाद हमारा ज़ूफेन काफी हैरान होता है और कहता है क्या हमारी नेशन की पिक्चर? फिर साथ ही वो चिल्लाकर प्रिंसेस से कहता है कि प्रिंसेस यहाँ पर इसने जो बात की इसका मतलब यह है कि ये यहाँ पर वेस्टरलैंड्स का सबसे पावरफुल इंसान है, यानी कि ये डैन किंग शेन है। और डैन किंग शेन के बारे में मैंने सुन रखा है कि उसे एक पेंटिंग की तलाश है, तो क्या ये वाकई में वो हो सकता है? क्या ये वाकई में डैन किंग शेन है? मैंने इसके बारे में सुना था, इसके लेजेंड्स के बारे में कि ये 1000 साल पहले यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन क्या ये अभी तक वाकई में जिंदा हो सकता है? तो पेंटिंग के बारे में क्या मैंने सुना था कि वो तुम्हारे फादर के पास है, यानी इंपीरियल पैलेस में वो पड़ी हुई है। तो प्रिंसेस से कहती है कि हाँ हमारे इंपीरियल कैपिटल में मेरे फादर के पास वो पेंटिंग मौजूद थी, लेकिन उसके बाद से वो पेंटिंग गायब हो गई जब से थर्ड ब्रदर ने यहाँ पर अपनी सेरेमनी को पूरा किया और थर्ड ब्रदर यहाँ पर नया एम्परर बन गया और उसने साथ ही नया एम्परर बनने के बाद फर्स्ट ब्रदर को सजाए मौत दे दी थी और इसके साथ ही सेकंड ब्रदर पहले से वहां पर से भागकर जा चुका था और उस वक्त से लेकर अभी तक उस पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चला वो कहां पर चली गई है। हमारा ज़ूफेन कहता है कि ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों होना था, अगर वो पेंटिंग हमारे पास होती तो हम लोग यहाँ पर सीनियर की मदद ले सकते थे, हम लोग डैन किंग शेन की मदद ले सकते थे और यहाँ पर चाहे किसी भी सेक्टर को हम लोग हरा सकते थे। ज़ूफेन को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन हीवन रीचिंग पवेलियन का दिखाया जाता है। हीवन रीचिंग पवेलियन के अंदर डबल ड्रैगन मैनर के कुछ एल्डर्स होते हैं, तो वो एल्डर उन लोगों से कहते हैं क्या तुम लोगों को यहाँ पर समझ आ गई, हमने तुम्हें सारे रूल्स के बारे में बता दिया है। तो रूल्स के मुताबिक सबसे पहला कंपटीशन 3 दिन के बाद स्टार्ट होगा जो कि लोअर 3 सेक्टर्स के दरमियान में होने वाला है। तो वो सभी कहते हैं जी हमें इस बात से कोई मसला नहीं और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर से डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ही एक लड़का भागता वहां पर अंदर आता और कहता है कि सर कुछ बहुत ही गलत हुआ है, बैरियर के साथ कुछ गलत हुआ है। तो एल्डर उसे कहता है कि बताओ क्या गलत हुआ? तो वो कहता है कि सर यहाँ पर टोटल 9 सेक्टर्स आए और 9 सेक्टर्स के लिए 9 बार गेट को ओपन करना था, लेकिन हमें यहाँ पर रिकॉर्ड में पता चला है कि 10वीं बार भी गेट को ओपन किया गया है। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर से कहता है ठीक है तुम जा सकते हो और वो गार्ड वहां पर चला जाता है। जब
जबकि एक एल्डर जो होता है दूसरे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर हमारे गेट को किसने ओपन किया होगा, क्योंकि गेट को ओपन करने के लिए स्पेशल जेस्चर और साथ में यहाँ पर एक खास अमाउंट की पावर की जरूरत पड़ती है ताकि उस गेट को ओपन किया जा सके। तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन कर सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आ गया है? तो दूसरा एल्डर उसे कहता है कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ वही ऐसा है जो कि यहाँ पर हमारी नजर में आए बिना अंदर घुस सकता है, क्योंकि उसे यहाँ पर हर एक चीज के बारे में पता है, वो डबल ड्रैगन मैनर के हर एक चप्पे चप्पे से वाकिफ है और वही यहाँ पर अंदर इतनी आसानी से आ सकता है। लेकिन वो यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आया होगा? तो दूसरा एल्डर उसे कहता है कि वो हमारा बहुत ही फेवरेट डिसाइपल था, अगर वो यहाँ पर वापस आया तो फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ करने के लिए तो आया होगा। तो नेक्स्ट सीन ज़ूफेन का दिखाया जाता है। जब ज़ूफेन को पता चलता है कि 3 दिन के बाद कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि 3 दिन बहुत ज्यादा कम है? तुम सभी लोग वहां पर क्या करने के लिए गए थे? क्या तुम लोग वहां पर से और ज्यादा टाइम नहीं लेकर आ सकते? तो मास्टर जैंग चिल्लाकर उसे कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जाकर डबल ड्रैगन मैनर के एल्डर से जाकर बहस करें? वो सभी के सभी बूढ़े घुसर जल्दी से जल्दी हमारे कंपटीशन को खत्म करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन सभी हाई लेवल के सेक्टर्स के लोगों की नजर में हमारे तीनों लो लेवल के जो सेक्टर्स हैं उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए टाइम बाई करके लाऊंगा? ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ पर आते हो इनको क्योर कर दोगे, उनकी बॉडी के अंदर ज़ोंबी पिल के इफेक्ट खत्म कर दोगे, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हें लगता है कि 3 दिन भी काफी नहीं है, अब ये तुम्हारी गलती है। तो ज़ूफेन कहता है कि तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। मास्टर जैंग चिल्लाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम हमारी स्क्वाड के लीडर हो, जबकि तुम स्क्वाड के लीडर हो तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि यहाँ पर किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पर किस्मत को नहीं मानता, ये सारी तुम्हारी गलती है। और मुझे ये बताओ कि ये लड़कियां अभी तक क्या कर रही हैं? क्या तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ मजे करने के लिए आए हो? ये एक लीडर का एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें पहले अपने डिसाइपल्स को क्योर करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। जबकि हमारा ज़ूफेन सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे लगता है कि 3 दिन में ये बच्चे जो है ये ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेंगे और ज़ोंबी पिल के इफेक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एंड के ऊपर फिर भी ये सब कुछ किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि उनमें से कौन कौन यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा और कितने लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले पाएंगे। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि रुको, फिर साथ ही वहां पर वो महान एक्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि मैं भी यहाँ पर ये सब कुछ हैंडल कर पाऊंगा या नहीं, यानी कि मैं अकेले ये सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 540 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफेन वहां पर परफेक्ट नौटंकी करते हुए कहता है कि अब इसका मतलब यह है कि सब कुछ मेरे पर डिपेंड करता है कि मुझे अकेले यहाँ पर सारी फाइट्स को जीतना पड़ेगा। तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तो क्या यहाँ पर मजाक का वक्त चल रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर इस वक्त हम लोग इस मूड में है कि तुम्हारे मजाक सुन सकें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले सारी बैटल्स को जीतने के लिए अपने आप को आगे बेच सकते हो? और इसी के साथ ही मास्टर फी आगे बढ़ता है और उसे कहता है कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक यहाँ पर 1-on-1 बैटल्स होने वाली है, यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को एक एक बार फाइट करनी पड़ेगी। तो तुम यहाँ पर ये तो मत सोचना कि तुम सभी कैंडिडेट्स के साथ फाइट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइट कर सकते हो और तुम अपनी फाइट को जीत सकते हो। बस सुनने के बाद मां ज़ूफेन कहता है क्या ये किस किस्म के बकवास रूल्स हैं? मास्टर फी से कहता है यही तो बात है, इसका मतलब यह है कि अगर तुम यहाँ पर अकेले 10 को भी हरा सकते हो, लेकिन तब भी इस कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्कुल बेकार है। अगर यहाँ पर कोई ग्रुप बैटल हो रही होगी तो फिर यहाँ पर बाकी सभी को एडवांटेज मिल जाएगा कि तुम उन सभी को मिलकर हरा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है केस काफी ज्यादा अलग है। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के रूल्स बहुत ज्यादा बकवास है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आए। लगता है कि यहाँ पर एक ही बार सभी लोग मिलकर फाइट करेंगे और एंड के ऊपर जो जिंदा बचे वही विजेता होना चाहिए, इस तरह का रूल होना चाहिए था। तो मास्टर फ्यू से कहता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हमें यहाँ पर सेक्टर्स की पोटेंशियल देखनी है, ना कि ये देखना है कि उन लोगों ने किसी बीस्ट को यहाँ पर राइज किया है या नहीं। ज़ूफेन कहता है इसका मतलब यह है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं बची, तो फिर हमें ये सब कुछ किस्मत के ऊपर ही छोड़ना होगा। मास्टर जैंग फिर से चलाकर उसे कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर किस्मत का नाम ले रहे हो, यहाँ पर किस्मत विस्मत कुछ भी नहीं है, तुम्हारा सब कुछ किया दरा और तुम यहाँ पर सबको हल करने वाले हो। जबकि मास्टर फी सोच रहे होते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर बच्चों ने ब्रेक थ्रू नहीं किया तो हम लोग फाइट शुरू होने से पहले फाइट को हार जाएंगे। तो नेक्स्ट सीन 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। तो वही गार्डियन जो होता है वो उनके पास आता है और कहता है कि वेनरेबल्स, मैं यहाँ पर आपको लेने के लिए आया हूँ, प्लीज जल्दी से आ जाएं, आपके कंपटीशन का दिन आ गया है, आज यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स का कंपटीशन होने वाला है। तुम्हारा ज़ूफेन मास्टर जैंग के कान में कुछ कहता है और इसी के साथ ही मास्टर जैंग गुस्सा होते हैं, लेकिन साथ ही वहीं पर अपने पेट पे हाथ रख के वहीं पर बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत है, इसलिए मैं टॉयलेट जाने वाला हूँ। लगता है कि तुम लोग हमें जो खाना दे रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसी के साथ ही वो गार्डियन उसे कहता है कि सर आप एक कल्टीवेटर है एथीरियल स्टेज के, और एथीरियल स्टेज के मास्टर्स के लिए खाने के अंदर पॉइजन भी होगा तभी उन्हें समझ आ जाती है कि ये खाना ठीक नहीं है, और आपके जैसे महान मास्टर के लिए यहाँ पर खाने को बचा पाना ये तो बहुत ज्यादा आसान काम है। अगर आप यहाँ पर कोई नौटंकी करने वाले हैं तो कोई और नौटंकी करें, ऐसा तो नहीं है कि आपने जानबूझकर किसी पॉइजनस पिल को खा लिया ताकि आप यहाँ पर अपने आप को डिले करवा सके। तो इसी के साथ ही मास्टर जैंग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मेरा पेट ठीक
ठीक हो गया, चलो फिर चलते हैं। तो वेनरेबल उसे कहता है क्यों नहीं, तो फिर ठीक है मेरे पीछे आ जाए। और साथ ही उसे कहता है कि मैं पहली बार यहाँ पर अपनी जिंदगी में किसी को इस तरह की एक्टिंग करते हुए देख रहा हूँ। मैंने बैटलफील्ड से भागते हुए काफी सारे डरपोक लोगों को तो देखा है, लेकिन ऐसे लोगों को पहली बार देख रहा हूँ जो कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले बहाने बना रहे हैं ताकि वो कंपटीशन में ही ना जा सके। कि मास्टर जैंग अपनी इंसल्ट करवाने के बाद ज़ू फैन से कहता है कि लड़के ये तारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये कमीना थीरियल स्टेज का गार्डियन भी हमें यहाँ पर इंसल्टेड किए जा रहा है। फिर साथ ही वो वहां पर उसके पीछे चल पड़ते हैं और कहते हैं कि हम तीनों फिलहाल इसके साथ जा रहे हैं, हम तुम्हारे लिए टाइम बाय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी इन सभी कैंडिडेट्स को लेकर वहां पर पहुंच जाना ताकि हम लोग अपने कंपटीशन में अपनी फाइट्स को जीत सके। तुम्हारा ज़ू फैन कहता हाँ क्यों नहीं सर, मैं अभी यहाँ पर सभी डिसाइपल्स को जाकर रेडी करता हूँ, बहुत ही जल्दी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। फिर साथ ही ज़ू फैन कहता है चलो देखते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया या नहीं। तुम्हारा ज़ू फैन जैसे ही वहां पर गैलरी के अंदर आता है तो वहां पर हर एक रूम के अंदर एक डिसाइपल होता है और उसे रूम्स के अंदर से एनर्जी महसूस हो रही होती है कि वहां पर ब्रेक थ्रू हो रहे होते हैं। तुम्हारा ज़ू फैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है कि अंडू के अंदर से बच्चे निकल रहे हैं। मुझे लगा ही था कि 3 दिन में यहाँ पर काम बन जाएगा और 3 दिन में यहाँ पर इन अंडू के अंदर से बच्चे निकल रहे हैं और बहुत ही जल्दी जब यहाँ पर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लेंगे तो इन सभी के उड़ने का वक्त आ जाएगा। मैं इन सभी को यहाँ पर से लेकर जाऊंगा, सभी अपने पंख फैलाएंगे और अपने आप की उड़ान दिखाएंगे और सभी लोगों को दिखाएंगे कि ये नए पैदा हुए बच्चे क्या कर सकते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट इन अरीना का दिखाया जाता है जहां पर हमारी प्रिंसेस पहले पहुंच चुकी होती है। प्रिंसेस कहती है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग कहां पर हैं, बाकी के दोनों सेक्टर्स के लोग तो आ चुके हैं और रेफरी जो होता है वहां पर सेंटर में खड़ा होता है। इसी के साथ ही गार्डियन वहां पर आता है और कहता है कि एल्डर हमें जहां पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों को लेकर आया। तो वो साइड के ऊपर देखते हैं तो वहां पर सिर्फ एल्डर्स होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, इनके तो सिर्फ एल्डर्स ही हैं, बाकी के सभी डिसाइपल्स कहां पर है, कैंडिडेट्स कहां पर हैं जो कि कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि उन्हें तैयारी के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो क्या आप यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही बीस्ट टेमिंग सेक्टर का मास्टर वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर ये किस तरह से अपने डिसाइपल्स के लिए टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि वो सभी लोग यहाँ पर डर के मारे दुमदमा कर बैठे होंगे। क्या तुम लोगों को याद है कि आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने यहाँ पर कितनी बुरी तरह से एलीट डिसाइपल्स को बहुत ही बुरी तरह से धो डाला था, यानी कि इनके एलीट डिसाइपल जो डीमन स्कीमिंग सेक्टर के थे उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था और इसी वजह से ये लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो लोग यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए भी नहीं आ रहे कि कहीं फिर से वो मुझसे मार ना खा ले, क्योंकि इस वक्त उनका जो लीडर है वो भी सिर्फ और सिर्फ 3rd लेयर रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है। क्या तुम में से किसी को लगता है कि यहाँ पर इन एल्डर्स को एक 3rd लेयर के रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट को उनका लीडर बनाना चाहिए था? और बाकी के सभी लोग उसकी बातें सुनने के बाद आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं लगता है कि ऐसी बात है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा डरपोक हैं जो कि यहाँ पर फाइट करने के लिए आए ही नहीं है। मास्टर जैंग, मास्टर फी, वो सभी लोग उनकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं लेकिन चुपचाप उनकी बातें सुनी जा रहे होते हैं। इसी के साथ ही वहां पर अरीना में एक नया शोर मचता है। वो सभी लोग कहते हैं कि वहां पर देखो कौन आ गया है। तो सभी लोग उस तरफ देखते हैं। जब वो लोग वहां पर देखते हैं तो वहां पर मिडिल 3 सेक्टर से यंग मास्टर हान, उसका फर्स्ट ब्रदर, उसका सेकंड ब्रदर, वो लोग वहां पर पहुंच चुके होते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर ये लोग क्या करने के लिए आए हैं। पर तो लो लेवल के 3 सेक्टर्स का कंपटीशन होने वाला है, ये तो मिडिल 3 सेक्टर्स के कंपटीशन के कंपटीटर्स हैं, फिर ये लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। लगता है कि ये लोग यहाँ पर इस बार में भूल गए हैं कि आज इनका कंपटीशन नहीं है बल्कि इनका कंपटीशन अगले दिन होने वाला है। और यहीं पर यंग मास्टर हान को दिखाता है कि 3rd यंग मास्टर हान अपने ब्रदर से कहता है कि ब्रदर हम लोग यहीं पर उसका इंतजार करेंगे, वो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है, उनका एक भी डिसाइपल यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर देखना चाहता हूँ जिस मॉन्स्टर के बारे में तुमने जिक्र किया था कि वो एक मॉन्स्टर है, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ क्या वाकई में वो एक मॉन्स्टर है या फिर हम लोग उसे आसानी से हरा पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 541 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 542 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लोअर 3 सेक्टर्स का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और वहीं पर दिखाते हैं कि यंग मास्टर्स हान वहां पर पहुंच जाते हैं, यानी डीमन सोल सेक्टर के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। तो फर्स्ट यंग मास्टर हान भी वहां पर आया होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर उस मॉन्स्टर से मिलने वाला हूँ क्योंकि अभी तक ज़ू फैन वहां पर आया नहीं होता। तो यहीं पर एल्डर्स को दिखाते हैं जो कि सारे के सारे कंपटीशन को ओवरवॉच कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या है यहाँ पर डीमन सोल सेक्टर के लोग क्यों आए हैं और ऊपर से डीमन सोल सेक्टर का नंबर 1 जीनियस हान जुनफेंग भी यहाँ पर आया है। ये तो कभी किसी कंपटीशन को देखने के लिए नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ अपने कंपटीशन में हिस्सा लेता है। बाकी के सभी लोग जो कंपटीशन देखने के लिए आए होते हैं वो लोग भी यहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं। उनमें से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंपटीशन में यानी लोअर 3 सेक्टर्स में से कोई कंपटीशन में कोई ऐसा पावरफुल बंदा है जिसको ये देखने के लिए आए हैं। तो एक लड़का उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोअर 3 सेक्टर्स को लोअर 3 सेक्टर इसी वजह से कहा जाता है ना क्योंकि उनके पास कोई पावरफुल इंसान नहीं है। जितना मुझे पता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर यंग
मास्टर हान यानी कि फर्स्ट यंग मास्टर हान जो है वो अकेले ही तीनों लोअर सेक्टर्स के सभी डिसाइपल्स को हराने के काबिल है, वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स में से किसी की फाइट को देखने के लिए आए हैं? लगता है कि ये लोग सिर्फ वैसे ही यहाँ पर अपने बोर्डम की वजह से आए होंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे होंगे, तो उन्होंने कहा होगा चलो चल के वहां पर कंपटीशन को वॉच कर लेते हैं। जबकि वहां पर वो एल्डर जो कि रेफरी का काम करने वाले हैं वो वहां पर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वैसे तो इन सभी सेक्टर्स के दरमियान में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हायरार्की होती है और कभी भी एक दूसरे के कंपटीशन को देखने के लिए ये नहीं आते। स्पेशली डीमन सोल सेक्टर जो कि इस वक्त मिडिल 3 में टॉप के ऊपर है, वो कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि इससे उनकी इंसल्ट होती है कि वो लोअर 3 सेक्टर्स का कंपटीशन देखने के लिए यहाँ पर आए। मुझे यहाँ पर अभी तक समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों के यहाँ पर आने का मकसद क्या है। तीनों सेक्टर्स में से ये किसको सपोर्ट करने के लिए आए होंगे? तो इसी के साथ ही रुहुआ को दिखाते हैं कि रुहुआ जो होती है ऊपर थर्ड यंग मास्टर हान की तरफ देख रही होती है, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर हान ने पहली बार इसके ऊपर अटैक किया था, तो वो उसे देखकर हंस पड़ता है। तो ये देखने के बाद रुहुआ को गुस्सा आता है, तो मास्टर यूनो से कहते हैं कि बेटा रुहुआ प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर इसकी बातें सुनकर यहाँ पर इसकी तरफ देखकर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पर तीनों क्लैंस की लीडर बनने वाली हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम लोग कंपटीशन को जीतने वाले हैं, तो फिर हमें इन जैसे छोटे मोटे लोगों से नजर मिलाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद रुहुआ अपने मास्टर जून से कहते हैं कि एल्डर जून जी आपने अभी क्या कहा कि हम लोग यहाँ पर तीनों सेक्टर्स के एल्डर बनने वाले हैं? क्या आपको वाकई में लगता है कि हम लोग यहाँ पर ज़ू फैन से जीत सकते हैं? क्या आपको लगता है कि हम लोग ज़ू फैन को हराकर यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स में से टॉप क्वालिटी पर पहुंच सकते हैं? मास्टर जूनू से कहते हैं कि हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए, हम लोग यहाँ पर नेगेटिव क्यों सोचें, बस यहाँ पर अपना बेस्ट देना है और उसके बाद रिजल्ट्स तो खुद ही पता चल ही जाएंगे। कि बीस टेमिंग सेक्टर का लड़का उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि बेवकूफो, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को आगे निकलने दूंगा? आज भी यहाँ पर इस कंपटीशन को यहाँ पर मैं ही जीतने वाला हूँ, लास्ट टाइम की तरह, लास्ट टाइम जिस तरह मैंने यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एलिट्स को धूल चटा दी थी। जबकि तुम लोग यहाँ पर ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि इस वक्त फर्स्ट पोजीशन जो है हमारे पास है 20 टेमिंग सेक्टर के पास है। मिडिल 3 सेक्टर्स में से पहली पोजीशन पहले भी हमारे पास थी और अब भी यहाँ पर हमारे पास ही रहने वाली है, और ऊपर से अब तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल स्पोर्टर भी है। क्या तुम वहाँ पर देख नहीं रहे? वहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर और इसके साथ साथ थर्ड यंग मास्टर हान, वो लोग भी यहाँ पर हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। 20 टेमिंग सेक्टर का लड़का जैसे वहाँ पर ये वाली बात करता है तो रुहुआ उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम ये कह रहे हो कि यंग मास्टर हान यहाँ पर तुम्हें फेवर करने के लिए आए हैं, यहाँ पर तुम्हारा कंपटीशन देखने के लिए आए हैं? तो वो उसे कहता है कि जब लास्ट टाइम हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर में गए थे वहां पर उनके एलीट्स के साथ फाइट करने के लिए, तो वहां पर से वापसी पर हमें वहां पर यंग मास्टर हान मिला था, फर्स्ट यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर हान मिले थे और उनके साथ हमारी बातचीत हुई थी और वहीं पर उन्होंने हमें यहाँ पर प्रमोट किया था। उन्होंने कहा था कि इस कंपटीशन में वो हमें प्रमोट करेंगे। साथ ही उन लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ भी की थी। उन दोनों यंग मास्टर्स ने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हूं और इस बार के कंपटीशन में वो मुझसे फाइट करना चाहते हैं। और वो साथ ही उन दोनों से कहता है कि माय लॉर्ड्स, आपको यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस कंपटीशन को चुटकी बजाकर जीत लूंगा और उसके बाद अगले कंपटीशन में आप लोगों से फाइट करूंगा। ऐसे वो ये वाली बात करता है तो उसी के साथ ही वहां पर एक हल्ला मच जाता है। तो वो सभी लोग कहते हैं क्या क्या यहाँ पर वाकई में 20 टेमिंग सेक्टर वालों को सपोर्ट करने के लिए डीमन सोल सेक्टर के लड़के यहाँ पर आए हैं? क्या डीमन सोल सेक्टर के फर्स्ट यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर यहाँ पर 20 टेमिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए आए हैं? तो फर्स्ट यंग मास्टर कहता है कि यंग मास्टर हान यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मुझे कुछ पता चलेगा? तो थर्ड यंग मास्टर कहता है कि ब्रदर मुझे नहीं पता था कि हम लोग बस इसे यहाँ पर टीज करने की कोशिश कर रहे थे, हम तो बस इसे बेवकूफ बना रहे थे और इसने इस बात को सीरियस समझ लिया और यहाँ पर सभी के सामने हमारा नाजायज फायदा उठा लिया है। तो सेकंड ब्रदर भी कहता है कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर इस बात को गलत समझ लिया है और बाकी के सभी लोगों के सामने भी इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया, क्यों ना मैं यहाँ पर इस बात को क्लैरिफाई कर दूं। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि जब किसी को किसी के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीफ होता है तो उसके बाद जब उसका बिलीफ टूटता है तो उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है और यहाँ पर इससे भी सबसे ज्यादा दर्द होगा। इसी के साथ ही वहां पर फिर से एक शोर मचता है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि वहां पर देखो कौन आया है। तो हीलियन फ्लेम सेक्टर के सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और सबसे आगे आगे वहां पर यानमो होता है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा हैरानी तो यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर हान को होती है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये हीलियन फ्लेम सेक्टर के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनकी तो पूरी टीम यहाँ पर आई और ऊपर से इनका मॉन्स्टर यानमो भी इनके साथ ही है। अब इस बंदे की अपीयरेंस यहाँ पर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो सकती, ये लोग यहाँ पर बोर होकर तो नहीं आए होंगे। फर्स्ट यंग मास्टर हान भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग भी उसी टारगेट के लिए आए हैं जिस टारगेट के लिए हम यहाँ पर आए हैं, हम लोग भी तो यहाँ पर फाइट वॉच करने के लिए आए हैं। अगर जो उसी के लिए आए तो उसका मतलब यह है कि ये फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो थर्ड यंग मास्टर से कहता है लेकिन ब्रदर यहाँ पर ये फाइट इतनी सीरियस क्यों हो जाएगी? तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि अगर यहाँ पर हीलियन फ्लेम सेक्टर का यानमो खुद यहाँ पर इस फाइट को वॉच करने के लिए आया और अगर ये ज़ू फैन के लिए आया तो इसका मतलब यह है कि ये उसे सीरियसली ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ज़ू फैन वाकई में एक बहुत बड़ा खतरा है। तो हीलियन फ्लेम सेक्टर के लोग जो होते हैं ऊपर जाकर अपनी स्टेज पर खड़े हो जाते हैं, जबकि रुहुआ उसे देखती बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मास्टर जून उसे कहते हैं बेटा रुहुआ, हम लोग इस वक्त डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर में है और तुम्हें यहाँ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ना ही जहाँ पर कोई ट्रबल काज करना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर चुपचाप अपने कंपटीशन के ऊपर ध्यान दो कि हम लोग यहाँ पर डीमन फ्लेम सेक्टर का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ फ्लेमिंग सेक्टर के जितने लोग हैं वो सभी लोग मौजूद हैं। इसकी बात सुनने के बाद रुहुआ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मास्टर जून से कहती
कहती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इसने हमारी बहुत सारी सिस्टर्स के साथ रेप करके उनको मार डाला। यहाँ पर मेरे अपने सेक्टर के लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे ताकि हम लोग उनका बदला ले सके। हम ना तो यहाँ पर अपना बदला ले सकते हैं और ना ही यहाँ पर इसे फाइट कर सकते हैं। हमें बस हर बार यहाँ पर चुप रहने का कहा जाता है क्योंकि हम लोग उनसे फाइट नहीं कर सकते। यहीं पर एल्डर को दिखाता है कि एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। पहले यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स में से नंबर 1 सेक्टर यहाँ पर आ गया और उसके बाद अब यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स में से भी एक सेक्टर हीलियन फ्लेम सेक्टर के लोग यहाँ पर आए और उनका बेस्ट डिसाइपल जानमो भी यहाँ पर आया है। लगता है कि लोअर 3 सेक्टर्स में से कुछ ना कुछ तो खास है, लेकिन फिर भी अगर देखा भी जाए तब भी यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के ये लड़का जो है ये तो बिल्कुल भी लायक नहीं है कि ये लोग इसको वॉच करने के लिए यहाँ पर आए हों। इसी के साथ ही बीस्ट टेमिंग सेक्टर का वो लड़का फिर से वहां पर चलाते हुए अपने मास्टर से कहता है, मास्टर क्या तुमने देखा वहां पर जग मास्टर हांस भी मेरे लिए आए हैं और ऊपर अब तो यहाँ पर हीलियन फ्लेमिंग सेक्टर के लोग भी यहाँ पर मुझे टारगेट करने के लिए आ गए हैं। मास्टर क्या तुम्हें अपने डिसाइपल पर फख्र हो रहा है? तो उसका एल्डर उसे कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे पर बहुत सा फख्र है मेरे बच्चे, तुमने यहाँ पर हीलियन फ्लेम सेक्टर के लोगों को भी तुम्हारा कंपटीशन देखने के लिए यहाँ पर बुला लिया, तो इस बात से तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो इसी के साथ ही एल्डर वहां पर कहता है तो हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो जैसे वो यहाँ पर कहते हैं कंपटीशन स्टार्ट किया जाएगा, तो इसी के साथ ही मास्टर जैंग उसे कहते हैं प्लीज यहाँ पर रुक जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं। लेकिन एल्डर उसे कहता है कि नहीं हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पर रुक नहीं सकते और उसके हाथ में वहां पर 3 स्टिक्स होती हैं। तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर राउंड रॉबिन की तरह फाइट करने वाले हैं। मेरे पास 3 स्टिक्स हैं, उनके पर 3 नंबर लिखे होंगे। 3 नंबर में से तीनों एल्डर्स यानी कि तीनों सेक्टर्स के एल्डर एक एक नंबर को उठाएंगे और जिस नंबर के हिसाब से उनके नंबर आएंगे उन्हें यहाँ पर फाइट करनी होगी। पहला जो कंपटीटर होगा वो दूसरे वाले कंपटीटर से फाइट करेगा। तीनों सेक्टर्स में से किसी भी एक सेक्टर से हो सकता है और जब यहाँ पर दोनों फाइट कर चुकेंगे उनमें से जो विनर होगा वो तीसरे वाले से फाइट करेगा और जो तीसरे वाली फाइट में से जीतेगा वो पहले वाले से फाइट करेगा। इस तरह ये कंपटीशन एंड तक पहुंचता जाएगा और जितनी ज्यादा कंपटीशन में आप फाइट्स जीतेंगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ पर मेरिट्स मिलेंगे। जबकि मास्टर जैंग अभी भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि वो लड़का ज़ूफेन अभी तक आया क्यों नहीं, ना ही वो हमारे कंपटीटर्स को यहाँ पर लेकर आया। हमारे पास कोई भी डिसाइपल नहीं है यहाँ पर फाइट में उतरने के लिए। तो वो उन लोगों से कहते हैं कि एल्डर प्लीज क्या हमें थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, अभी हमारे डिसाइपल्स तैयार नहीं हुए और अभी तक यहाँ पर आए भी नहीं है। तो एल्डर उसे कहता है कि नहीं तुम्हें यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा, बाकी के सभी लोग यहाँ पर कंपटीशन देखने के लिए आए हैं और इस वक्त तो हमारे पास कुछ स्पेशल गेस्ट भी है, तो हम लोग यहाँ पर और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। चलो जल्दी से आओ यहाँ पर आकर अपनी लॉट निकालो, हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर तीसरा नंबर मिल जाए जिससे तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाए। अगर तुम्हें यहाँ पर फाइट नहीं करनी तो फिर यहाँ पर से वापस जा सकते हो। तो इसी के साथ ही मास्टर जैंग कहते हैं मुझे लगता है फिर हमारी किस्मत के ऊपर ही डिपेंड करता है। और इसी के साथ ही मास्टर जैंग जाकर वहां पर सामने एक बैम्बू स्टिक को उठा लेते हैं। जैसे ही वो बैम्बू स्टिक को उठाते हैं और उसे उठाकर सामने की तरफ करते हैं तो उसके ऊपर नंबर 1 लिखा होता है, यानी कि इनकी फाइट सबसे पहली होने वाली है और बेचारे की वहीं पर वाट लग जाती है। वो कहता है कि हमारी तो भैंस गई पानी में। इसे अगर देखा जाए तो कंपटीशन के रूल के मुताबिक अकेला ज़ूफेन बाकी के सभी कंपटीटर्स को भी हरा सकता है क्योंकि यहाँ पर राउंड रॉबिन में फाइट की जाने वाली है। पहली 2 फाइट्स में से जो विनर होगा वो आगे वाले से फाइट करेगा और उसमें से विनर होगा वो आगे वाले से फाइट करेगा। तो अब ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि पहली फाइट में हमारा ज़ूफेन किसको उतारने वाला है, अब वो खुद आएगा या फिर उसका कोई डिसाइपल जहां पर फाइट करेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।